کہ آج کی انجمن میرپال ادب کو اس کی توفیق مالکاؤں کے اشتراک سے 162ویں نشست محترم حمید شیخ صاحب کی یاد میں منعقد کی گئی، ان کا گزشتہ جمعہ انتقال ہوا۔ آئیے آج کی اس نشست کی باقاعدہ جو شروعات ہے اس کا آغاز ہے تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں آواز دوں گا محترم پروفیسر نذیر صاحب لیکچرر سٹی کالج مالیگاؤں تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس نشست کا آغاز ہوا ہے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز ہوا۔ میں تحریر کی صدارت پیش کرنے کے لیے انجمن میرپال ادب کے صدر محترم ہارون اختر صاحب کو زحمت دوں گا جو تشریف لائے اور تحریر کی صدارت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے تم دو یا دو سے زائد جمع ہو جاؤ تو کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو، اور یہی اردو پروگرام کی روایت بھی رہی ہے۔ آج کی اس گلوکار ثانی نصیب کی صدارت کے لیے میں سیر حدیث کے مشہور و معروف شخصیت محترم جناب رضوان خان صاحب کا نام پیش کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میرا کوئی ساتھی میری تائید کرے گا۔ ابھی اس نشست کی صدارت کے لیے انجمن کے صدر ہارون اختر صاحب نے جس شخصیت کا نام پیش کیا ہے میں ان کی حضور الفاظ میں شائع کرتا ہوں۔ صدر صاحب سے التماس ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی میں زحمت دوں گا محترم سمیع انصاری صاحب کو جو بھی تشریف لائے۔ استاد محترم ڈاکٹر اقبال برقی صاحب سے جو درخواست ہے کہ آپ نے تشریف لائے اسٹیج پر۔ اسی کے ساتھ ہی
नासिब समझता हूँ कि मेहमान कराम का इस्तेमाल हम लोग के जरिए हो जाए। सबसे पहले हमारे सदर मोहतरम प्रोफेसर रिजवान खान साहब की खिदमत में इलाही पेश करने के लिए मैं आवाज़ दूंगा मोहतरम मारूफ अख्तर साहब को, जो हमारी हुकूमत के सदर भी है, वो तशरीफ लाए और हमारे सदर मौसूफ का गुल के जरिए इस्तेमाल करें। प्रोफेसर मोहम्मद नसीर सर को आवाज़ दूंगा जो तशरीफ लाए, और मोहतरम समीता अंसारी साहब जो हाशमी आवाज़ के लीडर और अंजुमन रिजवान नजर के इंतहाई खैरखा, और जब से अंजुमन का क़याम हुआ है तब से लेकर आज तक जो वो अंजुमन की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। उनके बाद हमारे अहमद शफीक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल बख्शी सर की खिदमत में बुलाए पेश करें। ये कि हमारे अंजुमन के रिजवान नजर के खैरखा और हम तमाम के साथ नजर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारे दीगर मेहमान कराम अभी किसी वजह से तशरीफ नहीं ला सके, वो दौरान प्रोग्राम जब किया जाएगा उनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब मैं चाहता हूँ सिद्दीकी साहब ये कि हमारे आज के तजियानगार हैं, उनकी खिदमत में भी मैं सदर अंजुमन हारून अख्तर साहब से इल्तिमास करूँगा कि वो शाही भाई की इस्तेमाल करें। ये नशिस्त हमारे शहर के मशहूर ड्रामेटिस्ट अमित शेख साहब की इजाज़त में मुनक़िद की गई है, और उनके ही बारे में चाहता हूँ कि तासुरात हमारे मोहतरम समीता अंसारी साहब के तासुरात पेश करें। उन्हें इंतहाई अदब से मैं दावत दूँगा कि तशरीफ लाएँ और फिर अमित शेख साहब को मुतालिक अपने तासुरात पेश करो। अंजुमन मुहब्बान अदब के 162 में नशिस्त के मौके आज को अमित शेख साहब की याद में ये प्रोफेसर रिजवान खान साहब काबिल शख्सियत उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल बख्शी साहब, हमारे साहब और सामने बैठे हुए हमीद शेख साहब मैं सियासत में जब भी राजनीति जाता था वो कचेरी जाता था तो वहाँ मुझे सीखा सादा उस जमाने के साथ इंतहाई शरीफ सीधा सादा नौजवान जो हमारे अपने में गरीब परवर उनसे मुलाकात करते थे। आगे जाके उनकी सिखाई कर मेरी जरूरत पड़ी और हमारा उनका मुलाकात उनका सिलसिला जारी रहा। बहुत से काम चाहे उस जमाने में करते थे, राशन कार्ड वगैरह और में जाना होगा, और हर मोमिन के लिए एक शेर है कि हम ईमान वाले तो हर तरीके से हमें नेकियों का काम करना चाहिए और उसके लिए वो देना चाहिए, करना चाहिए। तो हाशमी आवाज़ 1986 में हमने जारी की। उस वक्त असल में क्या है कि मेरा अपना मिजाज जो है तो लोगों के हौसला अफजाई करने का
शुरू से ही था, क्योंकि मैं भी बहुत छोटा था, बहुत कम पढ़ा लिखा था, मजदूर था, इसलिए वो जो गुर्बत मुझे मिली है जब मैं यहाँ आया उससे पहले, तो वो गरीबी का ज़माना और आज भी मैं उसको याद करता हूँ। ऐसे जो लोग मेहनती होते हैं, कष्ट होते हैं और वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरी फिक्र है कि कोई हमारा कमाल नहीं है हमारी तरफ से दे रहे कि मैं उनके हौसला अफजाई करने की कोशिश करता हूँ। इसी सिलसिले में बहुत साल पहले गुलशन अखबार यानी आवाज निकलता है, अभी इतने साल बंद, तो गुलशन अखबार में छोटे छोटे बच्चे जो है वो कहानियाँ लिखे थे, तो उसके मुनासबत से हमने बस में अखबार कायम किया है। अब ये आसिफ खान मिर्जा वगैरह उस जमाने में और ये छोटे बड़े थे, आज उनको टाइम्स में लिखते थे, उसका प्रोग्राम वहाँ जामिया स्वालिहात के पास वहाँ अक्सर हुआ करता था। अच्छा, इसी ख्याल से अब वो बस में अखबार, अब एक अखबार करने लगा, उन्हीं बच्चों ने निकाला बस में अखबार। अब ये सुनता नहीं मैं, ये उसी अखबार में हाशिम नाम में छोटे छोटे नौजवान 14-15 साल मेरा ख्याल है ऐसे ही रहे होंगे, ये अफसाना छोटे छोटे लिखते थे। तो मैं तो काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ी सी गलती जो होती है उसको मैं दुरुस्त अपने साथ दुरुस्त कर देता था ताकि और छाप देता था, तो इनके हौसले बढ़ जाते थे, बढ़ जाते थे बच्चों के नौजवानों की। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना अंजुमन हाशमी आवाज़, पर क्यों क्या अल्लाह ताला मुझे 3-4 चीज़ें बनवाई बस बताने हैं। शोरा ग्राम बोलर अगर नहीं थे तो अभी हारी गुलामी साहब ने उनकी जेर हिदायत में मैं शायद होंगे उनको ले गया, तो वो बस में काबिल आज भी है, कुछ रही वगैरह साहब वो फरमाई शायद हमारे इलाके में। इसी तरीके से अंजुमन तकरीबुल कुरान के जरिए से कुरान में खाने में उसकी एक नशीद होने ये लोग मस्जिद में नहीं जाते, तो कम से कम जो लोग नमाज नहीं पढ़ते यहाँ आकर इस मकसद से मैंने कुरान खाने में तकरीबुल कुरान और उसके पीछे से कुरान भाई आज भी जाएंगे। अब आई बात 24 साल पहले मैं नमाज में छोटे बच्चों की जो और हौसला हाशिमी आवाज उठाते थे, मैं थोड़ी से कुछ जितना हो सकता लगता कि इनके हौसले कर देता। उसमें यह हुआ कि मैंने मेरे दिमाग में आया कि अंजुमन मुहिबान हाशिमी आवाज नाम एक तंजीम बनाया जाए, जिसमें मैंने उस वक्त की बात की तो हमारे अपने हालत का साहब सर बनाया, आसिफ कुमार मिर्जा साहब को जनरल सेक्रेटरी और हमारे ताहिर साहब को जो है जनरल सेक्रेटरी, इसी तरीके सबका अहमद शरीफ साहब आए, ऐसे सारे नौजवानों को मैंने वहाँ जमा किया और हमारी नशीद जो है इन लोगों को बड़ा महसूस करा बड़ा साहब कि इंदिरा जवाब खाने में वो होती थी और लोग इकट्ठा हो गए। उसमें इन नौजवानों के हौसला बढ़ाने के लिए, इन नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या बोलूँ कि हमारे इकबाल बाजी साहब हैं, अमीर शेख साहब खास तौर पर बताओ बेचारे वो रहते थे कहाँ घर जाकर के आगे, लेकिन वो बारिश में ठंडी में ठंडी में बारिश में धूप में बेचारे वहाँ से आते थे और बड़ा मुझे एहसास हो रहा था यार सब लोग आते थे। डॉक्टर वसीम भैया से डिप्टी खुशी साहब हमारे डॉक्टर के बाद बर्फी साहब और डॉक्टर इंतखार अहमद साहब और बहुत से ऐसे लोग आते थे वहाँ, जिसमें अमीर शेख साहब बहुत बुलाया अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए और उनको जो है ना बहुत ही अपनी रहमतों बरकतों से नवाजे, उनके बच्चों को नवाजे। तो अब एक बात ये एक शेर है, देखो छोटों को है अल्लाह कितना बढ़ाई देता है, देखो छोटों को है अल्लाह कितना बढ़ाई देता, आँख के दिल में है आसमान दिखाई देता, आँख के दिल में है आसमान दिखाई देता। एक हिंदी का दोहा है जो मेरे सामने था उसी सिलसिले में, रहीमन देख बड़े को लघुना दीजिए धार, रहीमन देख बड़े को लघुना दीजिए धार, कहाँ काम आए सी कहाँ करे दरबार। अब तो एक खाना साहब कहते हैं कि जो छोटी चीजें हैं उसको नजरअंदाज मत करो, उसको अपनी नजरों से मत गिराओ, क्योंकि इसकी बड़ी अहमियत होती है।
जैसे उन्होंने मिसाल दिया कि सुई काटा क्यों जाए तो तलवार से नहीं काट सकते, तलवार भी चीजों की स्पीड होती है, तो उस सुई को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार नहीं, जहाँ तलवार काम देता है वहाँ पर सुई काम, तो किसी को छोटा बड़ा नस नहीं। अब इन नौजवानों के अंदर जो हौसले अमित शेख साहब ने और दूसरे हमारे जितनी मोहम्मद शख्सियात है इनके हौसले बढ़ाने में इंतजार करने में जो लोग पेश थे, एक हमारे बहुत बड़े अफगान निगाह थे, मैं उनका हिसाब देता हूँ, अल्लाह ताला उन्होंने बेहतरीन मरहूम हो गए हैं और जनरल फिरदौस में जगह ना करवाए। मैं बिल्कुल चौक में अखबार मेरे जब तक इस्तेमाल नहीं करके मैंने कहा कि आज में आवाज़ पढ़ते हो, बेचारे बहुत अजीब अफगान निगाह थे, तो उन्होंने कहा कि आप तो हाशिया आज तो बच्चों का अखबार बना दिए, हम उसे नहीं पढ़ते, हम तो पाकिस्तान में छपते हैं, ईरान में छपते हैं, लंदन में छपते हैं। तो मैंने कहा सर आप भी चाहता हूँ, जब आपने पहला अखबार लिखा होगा तो क्या वो भी पाकिस्तान में छपता था, क्या वो भी लंदन में छपता था, क्या वो भी ईरान में छपता था? आज ये बच्चे जो हैं, जो जिनको आप कहते बच्चों का अखबार, यकीन मुझे पढ़ रहे हैं आप कहते बच्चों का अखबार है, उसमें सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन ये एक दिन ये बहुत आगे जाएंगे, ये हम चाहते हैं। और वही बच्चे है ना कि देखो छोटों को है, देखो छोटों को है अल्लाह कितना बड़ा ही देता, आज चलने में है आसमान दिखाई देता। ये नौजवान लोग जिनकी हौसला अफजाई हनीफ शेख साहब ने की, डॉक्टर इकबाल बर्की साहब ने की, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा की, डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहिबान ने की, इमरान जमील साहब ने की, हमारे नईसर साहब सलीम साहब आते थे, इन्होंने की उस जमाने के साथ। तो ये बच्चे आपके सामने, अब आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कहाँ कहाँ सकते हैं, टीवी पर आते हैं कहाँ कहाँ सकते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो हमीद शेख साहब ये खिदमत अंजुमन हाशमी आवाज़ करके कई नशिस्तों के 20-21 तकरीबन क्या और उसके बाद ये हुआ दवा खाने में देखा मरीज आने लगे तो जगह क्यों पाती गई, तो सरकार साहब नहीं सकते, उनकी भी बड़ी खिदमत है, अल्लाह ताला को सेहत दे शफा और उम्र के साथ कमजोर हो गए, उनकी भी खिदमत है कि इन्होंने सरप्राइज लोग देते वहाँ पर उतर में वहाँ नशर याद रखने के वहाँ चले और वहीं पर अंजुमन मुल्तान अदब नाम रखा है, अदब के साथ जो तो वहाँ से वो वहीं पाने आशिया जरूर अंजुमन महिमानी अदब हो, हम लोग जाते सभी लोग बहुत ज़्यादा सराहा करते हैं। तो इस तरीके से हमीद शेख साहब का उन नौजवानों के ये हौसला अफजाई के लिए बड़ी खिदमत है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और आप जैसे लोग जो आज यहाँ से वहाँ पर से मजीद आगे बढ़े। मैं बोलता हूँ आप लोग लंदन हो सकता है बहुत गए होंगे, लेकिन नहीं पहुँचे होंगे तो लंदन भी आएंगे, वहाँ भी पहुँचेंगे और मालेगांव नाम कर सकते हैं। इस शहर का मैं बात बताऊँगा, इस मालेगांव से बहुत ही प्यार रखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत 25 रुपये आते तो बंदूक जाता, तो जाहिर बात यहाँ हमारी जरूरत हो गई। तो ये बहुत प्यारा शहर है, मोहब्बत और प्यार का शहर है, मिठास का शहर है, मसावत का शहर है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का जज्बा है उनके अंदर। इसलिए इस शहर को आप सब की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से इस शहर के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हौसला अफजाई का ये नतीजा है कि आज अंजुमन मेहमान अदब के जो बच्चे थे आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको अफसाना निगारी में एक बहुत बुलंद मुकाम पर पहुँच चुके हैं। मौसम दायद सिद्दीकी साहब और हमारे मकसद साहब ये हमारे शहर की नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल पर उर्दू अफसाना ग्रुप बना हुआ है, जिसमें उर्दू मशहूर उर्दू के जितने भी मशहूर अफसाना निगारान शामिल है। मोहतरम इमरान जमील साहब और मोहतरम अफजाल साकिब हसन साहब हैं, डॉक्टर शहरोज खावर साहब हैं, जिन्होंने हमारे अपने शहर का नाम रोशन किया है उसके अंदर अपनी इनकी खिदमत की वजह से। बेशक ये हमारे बुजुर्ग शख्सियत ज़मींदार बारी साहब की ही हौसला अफजाई का नतीजा है, जिसका अंजुमन मेहमान अदब हमेशा से इतराफ़ करती रही है, आज भी इतराफ़ करती है। इसके बाद में दावत दूंगा
محترم ڈاکٹر اقبال بھٹی سر کو جو تشریف لائے اور محترم مرحوم حمید شیخ صاحب کے متعلق اپنے تاثرات پیش کرتے ہیں. آئیے سر. صدر مجلس محترم رضوان خان صاحب، سمیع اللہ انصاری صاحب، انجمن محبان ادب کے تمام اراکین اور میرے سامنے بیٹھے بعض اور ادب نواز شخصیات، حمید شیخ صاحب اور انجمن محبان ادب، اگر میں یہ کہوں کہ دونوں سکے کے دو روپ تو غلط نہیں. انجمن محبان ادب سے میں طاہر انجم کی معرفت متعارف ہوا. یہ غالباً 1995 کی بات ہے. اس وقت نثار بھائی بیٹھے ان کے اسٹوڈیو میں ان لوگوں کی ایک نشست ہوئی تھی. طاہر انجم ہمارے اسکول میں آئے تھے اور وہ کسی دوسرے ٹیچر کو چاہتے تھے مدعو کرنا، لیکن وہ اپنی مصروفیات کے لیے انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ ایک بار تم چلے جانا. وہاں میرے استاد تھے، میں چلا گیا. میں ان میں سے کسی سے واقف نہیں تھا. وہاں اندر جب ہال میں پہنچا، ان کا اسٹوڈیو کا جو اندر کا جو ہال ہے، تو وہاں صرف ایک شناسا چہرہ تھا، وہ تھے ڈاکٹر افتخار صاحب. میں ان کی طرف پڑھتا چلا گیا، بیٹھ گیا. وہاں نشست ہوئی. غالباً 19 افسانے شاید پڑھے گئے تھے وہاں پر، صاحب کو شاید یاد ہو. وہاں اس نشست میں 5 افسانے پڑھے گئے تھے. میرے ذہن میں نہیں رہ گیا. خیر 5 افسانے، اور اس کے بعد جو اس پر تبصرے ہوئے اور جس قسم کی باتیں ہوئی. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج طاہر کی جو عمر ہے اور 1995 میں کیا رہی ہوگی، اور لگ بھگ اسی ایج گروپ کے لوگ تھے وہاں بیٹھے. ظاہر سی بات ہے ان کی تخلیقات کیا رہی ہوں گی. زیادہ تر افسانے جو وہاں پیش ہوئے وہ لو اسٹوری سے متعلق تھے. وہاں جو بھی تبصرے ہوئے اور اس قسم کی باتیں ہوئی، لیکن اس کے بعد سے طاہر سے میرا ایک تعلق پیدا ہوا. طاہر 2 یا 3 روز کے بعد میرے گھر پر آئے اور اپنے کچھ افسانے لے کر آئے، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا. اب انہوں نے مجھ کو اس کے بعد دعوت دی کہ یہاں ہم لوگوں کی نشست ہوتی ہے، وہ میں ڈاکٹر محمود پناہ والا دواخانے میں تھے. میرے لیے بڑا دوبھر ہوتا تھا سمکسیر سے اس کونے سے لے کے اس کونے پر آنا تو ٹھیک تھا، لیکن جاننا میں جانتا ہوں کہ یہاں کونور کے پاس سے آگے بڑھنا اس وقت کیا حالات تھے اور کیسے ہم لوگ گزرتے تھے وہ میں جانتا ہوں. اور یہاں ان کی نشستیں ہم عموماً 2 بج جاتے تھے. وہاں پہلی مرتبہ حمید شیخ صاحب سے ملاقات. وہاں بھی جس قسم کے افسانے پیش ہوتے تھے وہ بالکل ابتدائی دور کے افسانے تھے. اس وقت وہاں اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد پھر وہ جیسا کہ سارے صاحب نے فرمایا وہ سرفراز ہال میں وہ نشستیں ہونے لگی. وہاں پر اور میں اکثر ان نشستوں میں حمید شیخ صاحب کو دیکھا کرتا تھا. بڑے جدی ہوتے تھے، کبھی کبھی بڑا جارحانہ کہہ جاتے تھے کہ یار آپ مجھ کو مت بلانا، آپ لوگ کچھ کرتے نہیں، آپ کو جو کہا جائے جو بتایا جاتا ہے آپ اس پر عمل. ان کی ایک ضد تھی کہ جو قلمکار یہاں پر اپنے افسانے اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں وہ مطالعے کو بھی بڑھائے. اپنے مطالعے میں اس
उसका भी शौक पैदा करे। और वो अक्सर उस पर जोर दिया करते थे कि आप थोड़ा सा लिखते हो तो पढ़ो भी। अगर आप 10 अफसाना पढ़ते हो तो 1 अफसाना लिखो। ये उनका हर वक्त का, और कभी कभी बड़े बरहम होते थे, और ये भी इजहार करते थे कि अब मैं नहीं आऊंगा। दूसरी नशिश का ऐलान होता था, जब मैं पहुंचता था तो हम सब पहले से वहां मौजूद थे। शायद ही कोई ऐसी नशिश हो जिसमें हमीद शेख साहब शामिल ना रहे। फिर जब खत्म हो जाती थी, कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग साथ में निकलते थे। उस वक्त हमीद शेख साहब को पढ़ने का मौका मिलता था, उनका दिल देखने का मौका मिला। उनके ख्यालात जब तन्हा होते थे तो वो समझाते थे कि एक बार उनको अगर हम लोग इस तरीके से डांटे फटकारे ना तो ये रुक जाएंगे, और अभी से जो हम लोग वहाँ थोड़ी सी इनकी जिजुई के लिए वाहवाही कर देते हैं तो ये उसी पर रह जाएंगे, और आगे इनके पढ़ने की जो तमाम वो है वो सारी राहें मजबूत हो जाएंगी। इनका जितना मुताबिक बढ़ेगा उतना इनके कलम में निखार आएगा। एक मरतबा मुझको याद है, शायद इमरान जमील बैठे, हम लोग वहाँ ताज पर भी बैठे थे, काफी बैठे था। उस वक्त भी हमें से शेख साहब की इन्हीं ख्यालात का, उनको जब भी देखता था तो मुझको फैज़ का वो शेर याद आता था कि हम परवरिश लव कलम करते। मैं कहता हूँ हमीद शेख साहब ने ये परवरिश लव कलम की अंजुमन मुहिबान अदब के आज जो कलमकार जिनके अफसानों पर कश्मीर से डॉक्टर प्रोफेसर रियाज तौहीदी या प्रोफेसर मुश्ताक उसे इन अल्फाज से उनसियत सी हो गई थी। उम्मीद के मुताबिक जब भी कोई ऐसा कहता तो वो मुस्कुराता हुआ मुखातिब को हक्का बक्का छोड़कर बाहर निकल जाता। हज़ारों अहम और तालीम याफ्ता बेरोज़गारों की तरह मोटी मोटी 2-3 फाइलें लेकर नौकरी के लिए निकल जाना ये उसका रोज़ का मामूल बन गया था। आज भी वो इसी कोशिश में सरगर्दा है। सुबह के 10 बज चुके हैं, मगर दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी ने वक्त और सूरज की अहमियत को घटा दिया है। सर्दी अपने उरूज पर है। सर्दी का एहसास कम करने की गरज से जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगाई, गर्म कपड़ों की कमी से वो खुद को अपने आप में समेटे गांधी रोड से गुजर रहा है। ज़हन में दोस्तों के अल्फाज बाज़गश्त बनकर गूंज रहे हैं, अबे असगर यह नौकरी वाकरी का चक्कर छोड़, तेरी ये इतनी बड़ी बड़ी डिग्री किस काम की? कोई काम की नहीं, मेहनत मजदूरी कर, हम तो देख कितना पूछ रहे। उनकी बातों पर वो हंस कर रह जाता, मगर अंदर ही अंदर उसे अपने मुस्तकबिल और घर की फिक्र दामन गिर रहती। माशी तंगी, घरेलू तकाजे, ज़रूरियात को अपने ऊपर हंसते हुए महसूस करता। ट्रेन के सायरन ने उसे चौंका दिया। चलते चलते रेल क्रॉसिंग पर आ गया था। सवारियों की लंबी कतार लगी हुई थी। उसने खाली नज़रों से कई चेहरों का जायज़ा लिया। सर्दी ने हर चेहरे को सुर्ख कर दिया था। अक्सर लोग गर्म कपड़ों से लेस थे। चंद लम्हे बाद सवारियाँ रेंगना शुरू किया। आगे बढ़ने का सिग्नल मिल चुका था। वो सोच रहा था मैं जाऊँ तो कहाँ? हर कोई तो मुझे वापस जाने का सिग्नल देता है। कतार के साथ वो भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। चलते चलते गांधी कॉलेज के सामने पहुंच गया। सामने गांधी का मुजस्समा अपने मखसूस मुस्कुराहट बिगड़ता हुआ खड़ा है। सुकून की चंद सांसें लेने की गरज से वहीं फुटपाथ पर रखी सीमेंट कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखा करीब एक भिखारन अपने मासूम बच्चे को गोद में दबाए आग का छोटा सा अलाव जलाए रोशन किए बैठी है। इस तरह वो खुद को अपने और बच्चे को घर रखने की कोशिश में है। चीतड़ों में लिपटा हुआ मासूम बच्चा सर्दी की वजह से सुखड़ा हुआ खामोश पड़ा है। उस तरफ से ध्यान हटाकर खाली नजरों से गांधी के चेहरे पर पहली लाफानी मुस्कुराहट से महसूस होता रहा। सोचने लगा बापू ने तो हमें हमेशा कुछ रहने का दर्स दिया है, मगर शायद ये दर्स किताबों तक महदूद हो गया है। हर ओहदे पर, हर कुर्सी पर किसी न किसी लीडर का रिश्तेदार काबिज हो जाता है, जिससे बेरोजगारी आम है। सर्दी बतदरीज बढ़ रही थी। उसने अपने जिस्म को कांपता हुआ महसूस किया। दांत कड़कड़ाने लगे। एक फूंक मारकर हथेली को आपस में रगड़ा।
سردی کا احساس کم کرنے کے لیے جیب میں بیڑی کو ٹٹولا مگر وہ بھی ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اسے ڈر ہوا کہ سردی اسے برف نہ بنا دے۔ دفتن کسی معصوم آواز نے اسے چونکا دیا۔ آواز کی سمت سر گھما کر دیکھا، اس بھکارن کا لو بجھ چکا ہے جسے دوبارہ جلانے کے لیے وہ پھونک مار رہی ہے۔ گرم کپڑوں اور گرمی کی عدم موجودگی سے بچے کے منہ سے عجیب طرح کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ یکلخت اصغر کو ایسا محسوس ہوا گویا وہ معصوم بچہ فریاد کر رہا ہو۔ اصغر نے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس کی۔ سوچنے لگا، سردی نے میرا یہ حال کیا ہے تو اس بچے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی جھٹ کھڑا ہو گیا اور بے قراری سے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جس سے آگ دوبارہ روشن کی جائے۔ بے بسی کبھی دائیں جاتا تو کبھی بائیں، نہ جانے کتنے لمحے یوں ہی بیت گئے۔ بچے کی لڑکھڑاتی آواز دوبارہ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بچے کے آنسو سخت ہوتے جا رہے تھے۔ وہ دوبارہ کسی چیز کی تلاش میں سرگردہ ہوا مگر ناکام رہا۔ ایک لمحے کے لیے اسے غصہ آیا۔ دل نے کہا کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو نہ ملے، مرنے دو اس کو۔ روزانہ ایسے بچے بھوک سے، غریبی سے، حادثات سے، ظلم سے، تعصب سے، جادو میں، اغوا میں، بے سر و سامانی میں، خودکشی سے مرتے ہیں۔ ایک اور مرے گا تو کیا ہوگا؟ میں کیوں اس کی فکر کروں؟ ملک کے رہنماؤں کو، سماجی ٹھیکیداروں کو، فلاحی اداروں کو اور اس کے بچوں کو یہ فکر کیوں نہیں؟ پھر اچانک اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا۔ معصوم بچے کی شکل میں اسے اپنی شکل یاد آئی۔ اسے یاد آیا اسی طرح بے سر و سامانی میں اس کا اپنا بچپن گزرا ہے۔ ایک لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ، تانے، فکرے تن سے سن کر وہ بڑا ہوا ہے۔ نہیں، مجھے کچھ کرنا ہے، ایک بجھتے چراغ کو جلانا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ سورج سے آگے بڑھا اور نہ جانے کیا سوچ کر جیب سے ماچس نکالی اور بچے کے قریب جا کر بجھے علاوہ پر اپنی تمام ڈگریاں جلاتا گیا، اس خیال سے کہ آگ تھوڑی ہی صحیح مگر ایک معصوم زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے حرارت تو مل جائے۔ بنیادی رکن جو 20 سال بعد دوبارہ افسانوی دنیا میں تشریف لائے، میں اپنی اور تمام حاضرین کی جانب سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح دوبارہ پھر سے متعارف ہو جائے قبل کے اس افسانے پر جن صاحبان کو بھی تنقید تبصرہ کرنا ہے وہ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ انجمن محبان ادب کی نشستوں میں بالخصوص پینٹر نفیس احمد اور آصف اقبال اکبر مرزا صاحب وہ جو افسانے لاتے ہیں تو ان کے سنائے گئے افسانوں سے متعلق ڈاکٹر اقبال برقی صاحب اور بالخصوص امیر شیخ صاحب جس طرح کا جو تبصرہ کیا کرتے تھے زبان کے بارے میں، جیسے کہ ابھی مشاہدہ کی گئی افضال صاحب نے جو بتایا زمانے کے تعلق سے جو چیزیں ہو جایا کرتی ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے لے کے ابھی تک جن بات کی ان لوگوں سے توقعات رہی ہے، بے شک بہت سارے معاملوں میں یہ بہت بہترین اترے ہیں، اس کی دنیا شاہد ہے، لیکن ابھی بھی زمانوں کا مسئلہ ان کے یہاں برقرار ہے۔ خاص طور سے ابھی میں نے اس افسانے پر بات کرنا چاہوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ افسانہ جذباتی طور پر بہت اپیل کرتا ہے اور صرف اس پنچ لائن کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ افسانہ لکھا گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ 22-24 سال سے اگر آپ افسانے کی دنیا میں آپ قلم لیے ہوئے اور آپ کے کچھ شناخت بن چکی ہے تو گریجولی بتدریج آپ کے افسانے میں زبان کے حوالے سے کبھی ہمیں نظر آنا چاہیے۔ آپ کے انٹینشن پر، آپ کی نیک نیتی پر، افسانے کے موضوع پر کوئی شک نہیں، وہ بے شک بہت اچھا آپ نے چنا ہے۔ اس افسانے میں اور بھی کچھ چیزیں اگر اس کو آپ درست کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ بعض جگہ جیسے اس کا ضمیر جاگ گیا، یہ چیز آپ پر بتاؤ، اس کا ضمیر جاگے، اس کے عمل سے بتاؤ۔ افسانے میں خوشو کاری آئے گی اور کاری جب آپ کا افسانہ پڑھے گا تو اسے اس کا یہ عمل خود باور کرائے گا کہ اس کا ضمیر جاگ گیا۔ ایک جگہ اور ہے وضاحتی انداز، ایسے وضاحتی انداز سے اگر آپ اجتناب کریں اور کاری ذہین ہوتا ہے، کاری پہ آپ ڈال دیں تو وہاں پہ اس چیز کو سمجھ لے گا، تو اس طریقے سے آپ کا افسانہ مزید چست ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ ابھی کہا کہ
इस अफसाने में मुझे भी वही चीज़ महसूस हुई कि ये आखिरी हल नहीं था, क्योंकि एक डिग्री के लिए वो भी एक मुखलिस लड़का जो नौजवानी तक इस उम्र तक अपने माँ बाप की मेहनत से कमाई पैसों के जरिए जो तालीम हासिल करता है, इन्हीं डिग्रियों को उसूल के लिए करता है, ये तो वैसे ही हुआ ये खुदकुशी के मुतरादिफ होते हैं। तो आपको उसके अलावा भी दूसरे मुतबादिल पर गौर करना चाहिए था। एक बार इसे आप वापस से इस अफसाने को लेकर बैठे और मुझको पूरा यकीन है हमेशा की तरह जब आप इसे रिराइट करेंगे तो यही अफसाना आपका बहुत ही निखरी हुई शक्ल में इस तरह से सामने आएगा कि सिर्फ एक छोटी सी नशिस्त भी नहीं, आलमी फोरम पर और दूसरे अदब के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर इसकी वैसे ही पसीराई होगी जैसे इससे पहले आपके अफसानों की हो चुकी है। बहर के यहाँ पे आपने अरसे बाद आपको सुनने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह से लिखते रहें, मुस्तकबिल के लिए मेरी ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम अफजल सर, मोहतरम इमरान सर तबसरे के लिए। और कोई साहबान और कोई साहब आइए सर। बहुत जल्दी कर गुजरा था। जैसा बताया गया कि भाई ठीक है बनियान था, ये था, दीगर चीज़ें भी थी, बहुत से मामला है कि नोट भी रहते हैं, कभी कभी ये रहता है, दूसरी चिट्ठियाँ भी होती हैं, लेकिन बेअख्तियारी या बेख्याली में बेअख्तियार जो उन्वान है उसके मुताबिक रखता है या नहीं रखता, ये दोपहर का एक चीज़ सामने आएगी। इकबाल वर्की साहब को शायद तबसरा करने वाले हैं इस पर। तो बेअख्तियारी या बेख्याली में कुछ भी किया जाए वो तो जायज़ है कि आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, मगर यहाँ वो इतनी डिग्री याफ्ता है उसका दिमाग यहाँ काम कर रहा है। दूसरी बात, एकदम शुरुआत जो भी अफसाने की ऑफिस के चक्कर काट कर, एकदम शुरुआत ही जैसा पहला है ऑफिस के चक्कर, ऑफिसों में यानी वो चीज़ को वाज़ेह होना चाहिए, ऑफिसों के यानी किस कौन सी ऑफिस, ऑफिस के चक्कर काट कर, यानी या तो सरकारी बोलो या मखसूस कोई ऑफिस, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिसों के चक्कर तो उसको ऑफिस करना पड़ेगा। दूसरी बात, तो वाक़या बहुत जल्दी गुजर गया है, यानी ऐसा उसके अंदर शिद्दत आना चाहिए। एंड में जो था ना वो इस हद तक कैसे पहुँचा, वो वाक़या बहुत ही मुख्तसर है कि वो बच्चे के पास रो रहा था, बच्चा कुछ एकदम ऐसा नहीं लग रहा था कि मरने वाला है, ऐसा उससे जाहिर हुआ वाक़ये से। तो उसके अंदर जो शिद्दत पसंदी आने तक यानी डिग्री जलाने तक उसके अंदर जो कमी है वो अफसाने की उसमें दूर होना चाहिए। एक रिवायती अफसाना बहरकत इसके अंदर जो है नफीस पिंडा साहब की सलाहियतें झलकती हैं। अच्छा खूबसूरत मुख्तसर और अच्छा अफसाना है, उनके मैं मुबारकबाद है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं नफीस पिंटर साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीनन आपने एक चुभते हुए मसले को उजागर करने की कोशिश की है। ये हालांकि उजागर है और हर कोई जानता है, लेकिन ये ऐसा मसला है कि इसका कोई हल नहीं पेश हो रहा है। लेकिन आपने अपने अफसाने के और अपने कलम से जो चीज़ यहाँ पर पेश करने की कोशिश की है, यकीनन वो मैसेज तमाम लोगों तक पहुँच रहा है। उसमें जो अफसाने की कमियां हैं, खामियां हैं, जो उसके जो रुमूज़ और नुकात है, उससे मेरे भी अफसाने जो हैं, अफसानों से मेरा उतना ताल्लुक़ नहीं रहा है, लेकिन चीज़ें समझ में आती हैं और वाकई में आपका अफसाना जो है वो काबिल तारीफ़ है और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपको यदि ये मैं वो करना चाहता हूँ कि आपको हौसला देना चाहता हूँ कि आप अपने कलम को जंग मत करें, आप हर महीना तवातिर के साथ लिखते रहें और न सिर्फ अंजुमन मुहिबान अदब बल्कि और भी जो अदबी अंजुमनें हैं आप ज़रूर उसमें शिरकत करें और अपने जो एहसासात हैं उसको पेश करते हैं। शुक्रिया। नफीस पेंटर साहब जो एक मंजूर कलमकार के तौर पर माने जाते हैं, नहायत ही शानदार अफसाने को उन्होंने पेश किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वक्त गुजरने के साथ शायद दरमियान एक बहुत बड़ा सा गैप हो गया था और उसके कुछ असरात यहाँ पर नज़र आए। कलमकार का जो माफी ज़मीर मुझे नज़र आया वो है फ्रस्ट्रेशन। एक वो शख्स जो नौजवान है, डिग्री याफ्ता है, बकौल उनके क्वालिफाइड है और उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने का जवाब नहीं समझ में आया। शायद वो रिश्वतखोरी हो, रिश्वत सतानी हो, वो वाज़ेह नहीं हुआ। यानी कि एक जो मौसूफ हमारे अफजाल सर ने जो बात बताई थी कि जवाज़ अफसाने में मवाद अच्छा है लेकिन जवाज़ किसी चीज़ का नहीं। आखिर में वो फ्रस्ट्रेट होकर डिग्रियाँ जो जला दे रहा है, तो डिग्रियाँ उसका जलाना जो उसके जहन के अंदर या उसके दिमाग में जो ख्याल है, उसके दिल की जो चाहत है,
कि ये डिग्रियाँ मुझे नौकरी तो नहीं दिला सकती, अलबत्ता शायद उस मासूम बच्चे की जान बचा लें, तो उससे जलती हुई आग जो तो वो उस मासूम बच्चे की जान बचा सकती है, ये ख्याल उनके जहन में पोशीदा था। तो जिन सर ने कहा कि वो पंच पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उस बंदे का जो स्ट्रगल है वो वाकई में पूरे अफसाने में कहीं उतना जाहिर नहीं हो रहा है कि डिग्रियाँ फ़ौरन जलाने की नौबत आ जाए, या इतना ज़्यादा एक इमोशनल थ्रिल वहाँ पर पैदा हो जाए कि डिग्रियाँ जला देनी पड़े। उसकी बहुत सारी चीज़ें थी, शायद वो कुछ खरीद के भी दे सकता था या अपने तन के कपड़े ही बच्चे को उड़ा देता। ये एक बहुत अच्छा वहाँ पर मौजूद था कि वो कपड़ा उड़ा दिया और बजाय नौकरी पे जाने के, नौकरी की तलाश में जाने के, वापस बनियान पे अपने घर की तरफ लौट जाता। एक ये भी हो सकता था कि अब नए सिरे से कि उसने जो तो अपने तन के कपड़े की कुर्बानी दे दी, ये और ज़्यादा एक अच्छा सा मैसेज हो जाता। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने कहा कि डिग्री होने के बाद भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, हाल तो हमारे मालिक और शहर का बहुत ज़बरदस्त है। वजह यह है कि डिग्रियाँ जो है तो उस लेवल की नहीं, मतलब जो क्वालिटी नहीं, डिग्री है वैसे लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी की कमी है, तो इस वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो अगर वो पहले घुमा के ले आते तो डबल पॉइंट हो जाता अफसाने कि वो कोशिश तो कर रहा है, जुहद कर रहा है, लेकिन उसे ना मिलने की वजह ये इस वजह से कि डिग्री है, सब कुछ है, फिर भी वो उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता, तो डिग्री जला है। तो ये भी एक पहलू हो सकता था। बहरकैफ जो जैसे रिजवान सर ने कहा कि बहुत अच्छा मौजूद उन्होंने उठाया है, उस पर अपना निगारिश जो पेश की है, मैं समझता हूँ कि अगर वाकई में ठंडे दिमाग से बैठे हुए शानदार अफसाना इस मौजूद पर भी लिख सकते। बहुत बहुत मुबारकबाद। काफ़ी बातें हो चुकी हैं इस मैदान के अफसाने में दो चीज़ें हैं। एक तो उसकी टेक्निक के अफसाना निगार ने क्या टेक्निक इस्तेमाल की है अपने टॉपिक को डील करने के लिए। दूसरी बात उसका मौजू है। हम यहाँ पर ज़्यादातर अफसाना निगार को राय दे रहे हैं, ये कर लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे इख्तियार में नहीं है। क्या वहाँ पर है हम ये देखें कि अफसाना निगार ने अपने मौजू पर कितना होमवर्क किया है, कितनी मेहनत की है। बुनियादी गलती जो है उसमें वो जो नौजवान बेरोजगार है उससे कहीं ज़्यादा तजुर्बेकार वो भिखारन है। वो कभी ऐसी जगह पर नहीं बैठेगी जहाँ उसको कोई चीज़ मैसर ना हो और खुले में उसका बेटा चिट्ठी दरता है। वो दुनिया घूमते हैं और उनको हमसे ज़्यादा, उस नौजवान से ज़्यादा तजुर्बा है, कहाँ बैठना चाहिए वो उसको मालूम है। अगर वो बुनियादी तौर पर इन चीज़ों पर नज़र रखे तो कि अपने मौजू को किस तरीके से डील करना है उनको ये देखना है। वहाँ पर मैं इस चीज़ से मुत्तफिक हूँ जो अफजाल साहब ने कहा था कि वो उस पर जो हमदर्दी का जज्बा उसको उभरा था, उसके तहत वो उसको गर्म करने के लिए कोई भी एक इंतहाई कदम उठा लेता वो ठीक था। वो सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जो नईम सलीम सर ने कहा कि बहुत दिन बाद गालिबन 12 साल के बाद, तो वो जो रिजवान ने कहा था कि जंग ना लगने दे, मैं वो जंग लगा हुआ लड़खड़ाता कलम नफीस पेंटर का देख रहा हूँ। शुक्रिया। आपके हौसला बहुत शुक्रिया सर। अब आइए इस अफसाने के ऊपर जो तज्जिया लिखा है हमारे मोहतरम ताहिर अली सिद्दीकी साहब ने। मेरे इख्तियार में बेख्तियार अंजुमन गुरबान अदब ने 20वीं सदी के आखिरी अशरे से अफसानी नशिस्तों का जो सफ़र शुरू किया था उसमें बहुत सी आसानियों के साथ साथ दुश्वारियाँ भी ज़ाहिर आ थी,
लोग आते रहे, लोग जाते रहे, नशिस्तों के मकामात बदलते रहे, छतें मिलती रहीं, छतें छिनती रहीं, मगर अफसाने के नाम पर शुरू किया जाने वाला सफ़र जारी रहा। अब जब से सिटी कॉलेज की छाँव में उसे थोड़ा सुकून मैसर हुआ है, 21वीं सदी का तीसरा अशरा भी अंजुमन इकबाल के साथ चलने के लिए रफ्ते सफ़र बांध चुका है। इस सफ़र के दरमियान मैंने जहाँ दूसरे बहुत सारे चेहरों को देखा है, वहीं एक नौजवान को भी देखा जो अफसानी नशिस्तों के नाम पर अंजुमन के कदम से कदम मिलाकर बड़ी खुशी महसूस किया करता है। उस नौजवान का नाम है पेंटर नफीस अहमद। नफीस अहमद का अफसाना बेख्तियार तकरीबन 800 अल्फाज पर मुश्तमिल है, जिसका मौजू अगरचे नया और अछूता नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से कहानी के ताने बाने बुने गए हैं वो मुतासिर हैं। नफीस अहमद के अफसाने छोटे छोटे जुमलों से बुने होते हैं। इस अफसाने में भी छोटे छोटे जुमलों से कहानी को आगे बढ़ाया गया है और कारी को बताया गया है कि 2-3 फाइलों को बगल में दबाए नौकरी की तलाश में भटकने वाले असगर को कहानी का मरकज़ किया गया। अफसाने में इब्तदाइया देखें, ऑफिस के चक्कर लगाते हुए ऑफिसों के चक्कर लगाते हुए उसके जूते घिस गए थे। सॉरी नो वैकेंसी जैसे अल्फाज सुनकर उसे उन अल्फाज से उनसे सी हो गई। नफीस अहमद ने बड़ी नफासत के साथ अफसाने की इब्तिदा में जाहिर कर दिया है कि मरकज़ी किरदार को नौकरी की तलाश है और उसे हर जगह नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। वो रोज़ाना मोटी मोटी फाइलें लेकर नौकरी के लिए निकल पड़ता है। नफीस अहमद के बयान में सॉरी और नो वैकेंसी से जिस उनसियत का इजहार किया गया वो अजीब सा महसूस होता है, बल्कि उनसियत का इस्तेमाल मुनासिब नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि एक ऐसा लफ्ज़ जो इंसान को दर बदर भटकने पर मजबूर कर दे, उस लफ्ज़ से इंसान क्यों कर मोहब्बत करेगा। और अगर कोई इंसान ऐसे लफ्ज़ से मोहब्बत करे तो उसे नफ्सियाती तौर पर गैर सेहतमंद करार दिया जा सकता है। बेख्तियार का मरकज़ी किरदार असगर नफ्सियाती तौर पर गैर सेहतमंद है। इस बात के सबूत के लिए पेंटर नफीस अहमद का ये बयान देखा जा सकता है। उम्मीद के मुताबिक जब भी कोई ऐसा कहता तो वो मुस्कुराता हुआ मुखातिब को हक्का बक्का छोड़कर बाहर निकल जाएगा। कौन इंसान होगा जो ऐसी नाउमीदी दिलाने वाले जुमले पर हंसे, मगर इस अफसाने उस्ताद मोहतरम सिद्दीकी सर का इस्तेमाल है। बेख्तियार का मरकज़ी किरदार असगर नफ्सियाती तौर पर गैर सेहतमंद है। इस बात के सबूत के लिए पेंटर नफीस अहमद का ये बयान देखा जा सकता है। उम्मीद के मुताबिक जब भी कोई ऐसा कहता तो वो मुस्कुराता हुआ मुखातिब को हक्का बक्का छोड़कर बाहर निकल जाता। कौन इंसान होगा जो ऐसी नाउमीदी दिलाने वाले जुमले पर हंसे, मगर इस अफसाने का मरकज़ी किरदार असगर हंसता है। अगर नफीस अहमद इसकी मुस्कुराहट को खिसियानी या तंज़िया मुस्कुराहट जाहिर करते तो बात दूसरी होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनका ऐसा न करना उनके इस बयान को नौकरी न देने वाले ज़माने पर हंसने का अमल भी साबित कर सकता है। कहानी को आगे बढ़ाने वाले नफीस अहमद के दूसरे बयान में देखें, जिसमें असगर के दोस्तों का जिक्र मौजूद है। अभी असगर ये नौकरी के चक्कर छोड़ ये इतनी बड़ी डिग्री किस काम की, कोई काम की नहीं, मेहनत मजदूरी कर हमको देख इतने खुश हैं। हालांकि यहाँ पर एक ही जुमले में एक जगह उन्होंने इतनी लिखा है, दूसरे में इतनी लिखा है। अगर ऊपर इतनी लिखा था तो बाद में भी उसको इतनी ही लिखना चाहिए था। पेंटर नफीस अहमद ने यहाँ सिर्फ दोस्तों का मुकालमा नहीं लिखा, बल्कि उनके जुमले से साबित किया कि वाकई उनके दोस्तों की तालीम कम है। उनके मुकालमों में मौजूद इतनी और नौकरी पर ध्यान दें तो ये बात आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन इन मुकालमों से दूसरी ख़ास बात ये भी वाज़ेह होती है कि उन्होंने अपनी ज़बान पर मकामी रंग के असरात से इस्तेफादा भी कर लिया है। हालांकि उनको चाहिए था कि वो असगर के घर बार का भी अच्छा खासा तस्करा करते, घर वालों को दबाव, घर के हालात का भी बयान करते, लेकिन उन्होंने उन तस्करों के लिए सिर्फ एक जुमले पर ही इक्तिफा कर लिया है। हम जानते हैं कि अफसाने के लिए इख्तिसार ज़रूरी है, लेकिन वो इख्तिसार जो अफसाने के तासुर को गहरा करने से माने रखे, अफसाने के लिए नुकसानदेह होता है। हो सकता है कि मेरे इस बयान के बाद मुझ पर इन बातों के नागवार गुजरने का इल्ज़ाम लगाया जाए जिनका सारे फसाने में जिक्र ही नहीं है, लेकिन मुझको महसूस होता है कि जिन बातों की जानिब मैंने इशारे किए हैं उनके होने से अफसाने का तासुर गहरा हो जाता और अफसाना एक गहरे मन का शिकार नहीं होता। नफीस अहमद ने अफसाने में एक जगह रेल का तस्करा करके कारी को भटकाने की कोशिश की है और कारी इस मामले में हक बजाने भी नजर आता है कि वो सोच सके कि अब असगर खुदकुशी कर लेगा, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो भी रेंगती हुई गाड़ियों के साथ आगे बढ़ जाता है। नफीस अहमद चाहते तो यहाँ रेल की रफ्तार और रेल के शोर से इस्तेफादा कर सकते थे। वो असगर के ख्यालात, उसकी उलझनों और उसकी परेशानियों से तशबीह देकर अफसाने के तासुर को बेहतर कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने यहाँ भी सीधे साधे बयानिया से काम लिया है। नफीस अहमद ने इस अफसाने में कई मकामात पर गांधी का तस्करा किया, लेकिन वो तस्करे भी अफसाने को फ़ायदा नहीं पहुँचा सके। कहीं गांधी कॉलेज बना रहा, कहीं गांधी का मुजस्समा बना रहा और कहीं महज गांधी रोड बना रहा। नफीस अहमद ने एक बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए डिग्रियों वाली फाइलें जलाने के मोड़ से कार्यों पर चौंकाने का काम किया है और उसमें वो कामयाब भी हैं, लेकिन वो चाहते कि उनके अफसाने के मरकज़ी किरदार की डिग्रियाँ जलाने पर गांधी की बजाय मदर टेरेसा के मुजस्समे का जिक्र करते और अफसाने का तासुर मज़ीद गहरा कर जाते। मगर न जाने क्या सबब है कि पेंटर नफीस अहमद का ध्यान उन अवामिल की तरफ नहीं जाता जो अफसाने के तासुर में खातिर को इजाफा कर सकते हैं। ज़बान और बयान के ताल्लुक से इतना ज़रूर कहूँगा कि पेंटर नफीस अहमद के यहाँ 20-22 वर्षों की अफसाना निगारी के बावजूद भी अलामत फ़ायदे की कहीं कहीं अदम मौजूदगी बड़ी बुरी मालूम होती है और ज़मीरों का अदम इस्तेमाल भी कुछ अच्छा नहीं लगता। नीज़ इस अफसाने में ज़मानों के तजादात की मौजूदगी भी उनकी भरपूर तवज्जो चाहती है। उनसे बहुत बेहतरीन की दुआ के साथ ही उम्मीद भी है कि अगर मेरे अल्फाज में कहीं चुभन हो तो मुझे माफ़ कर। डॉक्टर रिया सिद्दीकी साहब की तशरीफ लाए। मैं मोहतरम हारून अख्तर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो मोहतरम डॉक्टर रिया सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करेंगे। हारून अख्तर साहब। मुदाखलत के लिए मादरत चाहता हूँ। आज हमारी नशिस्त में हमारी कॉमर्स फैकल्टी के सिटी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफिसर प्रोफेसर शरीफ चोपले सर तशरीफ़ लाए हैं। मैं कॉलेज की जानिब से और अंजुमन मुहिबान अदब की जानिब से उनका इस्तकबाल करता हूँ और नईम सलीम सर से गुजारिश करता हूँ कि फूल दे करके सर का जो है इस मजलिस में इस्तकबाल करें, सर को वेलकम करें। प्रोफेसर शरीफ चोगले सर का इस्तकबाल करते हुए नईम सलीम सर, बहुत शुक्रिया सर। एक बेंच में सबको मिलना सभी पढ़ेंगे पहले ही बोल रहा था रुक जाओ, बाद में पहले चाय की अफसाने का उन्वान है ताईन। वो एक उम्र से भटक रहा था, इस अरसे में उसने दरियाओं और समंदरों में गौते लगाए थे, दश्त और सहराओं की खाक छानी थी। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे हुए एक ज्ञानी पर पड़ी। ज्ञानी को देखकर न जाने क्यों उसके दिल में एहतराम उमड़ आया और वो उनके सामने रोजाना हो गया। ज्ञानी ने उसे देखा तो मुस्कुराए और शफकत भरे लहजे में कहा, बोलो। उसने यूं करी
اس نے دکھ بھری آواز میں کہا، بابا دریا میں درد ہے، ندیاں تڑپ رہی ہیں، زمین کے زخم ہرے ہیں، پہاڑ اپنے ہی بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، ہوا میں بدبو ہے، پرندے پڑپڑاتے اور شور کرتے ہیں، کاش زمین کچھ دیر کے لیے ہی صحیح رک جاتی، کاش دریا چپ سا دیتے اور پہاڑ ہلکے ہو کر ہوا میں اڑتے۔ گیانی نے کہا، بالک گھبراؤ مت، وقت کے ساتھ ساتھ ہر شے جوان ہوتی ہے اور اسے اپنی راہ مل ہی جاتی ہے۔ کیا تم نے اس گیانی کا قصہ نہیں سنا جس نے اپنے علم سے دیوتاؤں کے تخت کو ہلا دیا؟ دیوتا اس کی ریاضت سے بہت گھبرائے اور انہوں نے ایک ناری اس کی طرف بھیجی۔ وہ ناری اتنی حسین تھی کہ گیانی اپنی انا اور اپنی ریاضت بھول کر اس پر فریفتہ ہو گیا۔ آخر اسے بھی اپنی منزل مل ہی گئی۔ وقت اور علم کے ساتھ آدمی بھی جوان ہوتا ہے اور اسے کوئی مل جاتا ہے جو اس کے ادھورے پن کو ختم کر دیتا ہے۔ اس نے کہا، کیوں نہیں بابا، مجھے اس کی خبر ہے۔ پہاڑوں کو بھی تو دیکھیے، وہ اتنے سخت اور ضدی ہیں کہ کہیں نہیں جاتے، بس دور سے ٹکٹکی باندھے ہر کسی کو تکتے رہتے ہیں۔ تیز اور تند ہوا کتنا ہی زور لگائے وہ یوں کہ تم کھڑے رہتے ہیں۔ میں نے سنا ہے ناری نے گیانی سے کہا تھا کہ من کی بھوک کے مٹ جانے سے تن کی بھوک نہیں مٹتی۔ تب گیانی کو معلوم ہوا کہ اسے ریاضت کی بجائے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کلاڑی بنائی اور اسے درخت کاٹے، لکڑیاں جمع کی، ان لکڑیوں کے بدلے ایک بستی سے اناج دیا۔ اس طرح اس نے ناری کا ادھورا پن ختم کیا۔ آخر گیانی نے ان پہاڑوں کو کیوں نہ دیکھا اور اپنے ارادے پر ڈٹا کیوں نہ رہا؟ درختوں کو بھی تو دیکھیے کہ یہ بھی اپنی جگہ اڑے رہتے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ درخت بھی گیانی کی طرح چل پڑے اور اپنی منزل پر پہنچ جائیں؟ گیانی نے کہا، بالکل، خوبصورتی اور اس میں صرف ناری کی جاگیر نہیں، وہ تو افق پر بھی ہے اور افق کے پرے بھی۔ اس آسمان کو دیکھو، وہ کبھی نیلا ہوتا ہے، کبھی سرخ، کبھی بنفشہ نظر آتا ہے تو کبھی سبز۔ کیا تم نہیں جانتے کہ محنت کتنی لذیذ ہوتی ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ نوالا کتنا میٹھا اور مسرور کن تھا جو ناری نے اپنے ہاتھوں سے گیانی کو کھلایا تھا؟ تم نے جو دیکھا ہے نا کہ ناری نے اپنے نرم اور نازک بازوؤں سے گیانی کے تھکے ہوئے پیر دبائے تھے۔ کیا تمہیں اس لذت کا اندازہ بھی ہے جو گیانی کو مخروطی انگلیوں سے ملی تھی؟ کیا تم نے چھوٹے چھوٹے ستاروں کو نہیں دیکھا جو ہر وقت ٹمٹماتے رہتے ہیں؟ یہ چاندنی راتوں کی زندگی کو بڑھاتے ہیں، مگر تم اپنا آسمان اور اپنا چاند کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، آسمان کسی کا نہیں ہوتا بابا، چاند تو محض خواب ہے، چاند تو محض خواب ہے جس کی تعبیر آج تک نہ ملی اور ستاروں کی بات بھی نہ کرے، کیونکہ سورج کے سامنے آنے سے پہلے ہی وہ چوہوں کی طرح اپنی اپنی بیلوں میں جا چکتے ہیں۔ زمین میں بیج پڑتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس میں کومپل پھوٹے اور ایک روز وہ تناور درخت بن جائے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ خاک ہو کر زمین کا حصہ بنا رہے، اور ہاں کبھی کبھی تو وہ حشرات کا نوالا بھی بن جاتا ہے۔ میں نے تو سر اٹھائے پہاڑوں میں بھی گل لگتے دیکھا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ایک شام لکڑیوں کے عوض اناج لانے والے گیانی کے پیچھے پیچھے اس کی بے خبری میں ایک رنگرلیہ چلا آیا۔ رنگرلیہ کو حیرت تھی کہ جنگل کے گیانی کا بستی کے اناج سے کیا واسطہ؟ درختوں کے پیچھے سے ناری کا جوبن دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور گال ٹپکنے لگے۔ جب گیانی لکڑیاں کاٹنے جاتا تو رنگرلیہ دنیا کی انوکھی لذتوں اور اندیکھے رنگوں کا ذکر کر کے ناری کا دل بہلاتا اور گیانی کے لوٹنے سے پہلے جنگل میں غائب ہو جاتا۔ نہ جانے یہ کیڑے کہاں سے آتے ہیں اور کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔
अदली भूख के मारे छोटे छोटे कीड़े समंदरों में भी नजर आते हैं और हवा में भी है। ये हर किस्म की भूख पर लपकते हैं। गोश्त, हड्डी, लकड़ी, पत्थर, यहाँ तक कि ताज और तख्त, माल और जर, मोहब्बत, नफरत, शोहरत और अच्छी और बुरी सोच को भी चढ़ कर जाते हैं। उनकी भूख किसी तरह मिटती ही नहीं, यहाँ तक कि हर सुबह रात में ढल जाती है। ज्ञानी ने कहा, सच कहा बालक, जवानी के बाद बुढ़ापा है। बुढ़ापा हड्डियों को कमज़ोर ज़रूर करता है मगर अक्ल भी देता है। बूढ़ा चल नहीं सकता मगर सोच के घोड़े उसे पल भर में ज़मीन और आसमान की सैर करा देते। भूख और प्यास उसका मकसद नहीं रहते, वो तो अपने आप को हल्का फुल्का रखता है और अपना रुख हवा के रुख पर रखता है। तुम तो जानते हो कि ज़ईफ़ी हिकमत सिखाती है और अंजाम की खबर देती है। उस ज्ञानी को भी आखिर रंगरंगी की खबर हो ही गई थी। उसने बड़ी मोहब्बत से नारी को याद दिलाया कि वो देवताओं की तरफ से सिर्फ उसी के लिए भेजी गई है। नारी ने पूछा कि क्या मैंने वो नहीं किया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था? क्या मैंने इतने बरस तेरी सेवा नहीं की? क्या मैंने तुझे अपने मुकम्मल होने का एहसास नहीं दिलाया? क्या अब भी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ? मेरी इतनी सेवा और मोहब्बत के बावजूद तू मुझे इस जंगल में गूंगे जानवरों के साथ अकेला छोड़ जाता है। पुकार जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनकर तन्हाई में अक्सर मुझ पर बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। इतने जुल्म बीते मगर मेरा अधूरापन खत्म नहीं हुआ। अब मैं भी चाहती हूँ कि दुनिया के निराले और अनोखे रंग देखकर और अपने मन और तन की हर लज्जत का मज़ा उठाकर अपने अधूरेपन को दूर करूँ। ज्ञानी ने कहा। ज्ञानी ने अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर और हर तरह से नारी को अपनी जानिब दोबारा राग़िब करने की कोशिश की। मगर सच है कि जिस तरह जवानी हर खुशी नहीं दे सकती, उसी तरह बुढ़ापा भी चीज़ों को बांध कर नहीं रख सकता। बेशक हर सुबह के बाद शाम है और शाम होते ही परिंदे उड़ जाते हैं। देखो परिंदे उड़ रहे हैं, वो अपने ठिकानों की तरफ लौट रहे हैं। फिर तुम क्यों परेशान होते हो? तुम क्यों गम खाते हो? उनके साथ तुम क्यों नहीं जाते? उसने कहा, बाबा मैं समझता हूँ कि ज्ञानी ने उसे इजाज़त न दी होगी और मैं ये भी जानता हूँ कि नारी उस बंदर की तरह होती है जो ज़्यादा मजबूत और सब्ज शाप देखकर पहली शाप को छोड़ देता है। फिर आप ही बताइए कि आखिर ज्ञानी को उसके इल्म का क्या फ़ायदा हुआ? नारी के जाने के बाद उसने क्या हिकमत इख्तियार की? उन चांदनी रातों में टिमटिमाने वाले तारों की क्या अहमियत है, क्या अहमियत रही? उन छोटे छोटे कीड़ों का क्या इलाज है? उन दरख्तों का क्या जिनके एवज अनाज मिला? और उन परिंदों का क्या जिनका बसेरा उन पेड़ों पर था? मैं सिर्फ एक मटर गश्त हूँ और आप ज्ञानी हैं। आपको तो मालूम होगा कि आखिर ये सब क्या है और क्यों है। क्या ये अय्यारी और मक्कारी तो नहीं? कहीं ये अय्यारी और मक्कारी तो नहीं? इस किस्से में तासुब और मुनाफरत की बू भी है और एक का दूसरे पर जुल्म नज़र आता है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये जुल्म? बताइए, क्या ये जुल्म नहीं है? और आप तो जानते हैं कि जुल्म होता है। फिर ये पहाड़ हवा में क्यों नहीं उड़ते? दरिया खामोश क्यों नहीं हो जाते? और ज़मीन की गर्दिश थमती क्यों नहीं? इतना कहने के बाद मटर गश्त को अचानक ख्याल आया कि किस्से का ज्ञानी कहीं यही तो नहीं। वो गौर से ज्ञानी को तकने लगा, जबकि इस बात ज्ञानी अपना सर झुकाए कुछ सोच रहे थे। और फिर जब उन्होंने नजरें उठाई तो उनकी आंखें नम थी। उन्होंने दर्द भरी आवाज़ में कहा, हाँ बालक, तुम ठीक कहते हो। जुल्म तो फिर जुल्म होता है, जुल्म तो फिर जुल्म है। अफसाना दाइन पेश कर रहे थे। तनकीद व तबसरे के लिए आज़ादी है, जो साहबान भी करना चाहे तनकीद इस्तेमाल। सर
नहीं माइक ले खड़े हुए हाँ बाजू में खड़े हो जाओ आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि मुझे आदाब महफिल मालूम नहीं, इसलिए कोई लफ्ज़िश या ख़ता हो जाए तो रूफ दरगुजर से काम लिया जाए। आप लोगों का सिर्फ 5 मिनट ज़ाया करूँगा साहिबा। जनाब प्रोफेसर रिजवान खान सर से मेरे मरासिम बहुत ही देरीना और उस्तवार है। अंजुमन महकबान अदब की पिछली नशिस्त में इस हॉल में भी और बाहर भी रिजवान खान सर ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इरफान भाई सिद्दीकी कुछ बोले, मगर मैं स्टेज का आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं चाह कर भी तनकीद करने से कासिर हूँ। जनाब इब्न आदम साहब का अफसाना ताईद मुझे पसंद आया, बस थोड़ा सा अंदाज बयां कहिए या आम फहम जुबान में उतार चढ़ाव कहिए, सुधार पैदा कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। मेरे नुक्ते नज़र से अफसाने का इफ्तिताह कुछ इस तरह होना चाहिए था। इख्तिलाफ राय हो सकता है कि वो एक उम्र से भटक रहा था। इस अरसे में उसने दरियाओं और समंदरों में तो गोते लगाए थे, दश्त और सहरा की खाक छानी, कुछ इस तरह होना चाहिए। अंजुमन महकबान उर्दू अदब की के सदर जनाब हारून अख्तर साहब गर्चे के मुझसे उम्र में छोटे हैं और तालीम भी कम है, ताहम उनका मुतालिया वसील से वसी तर है और वो मुझसे कहीं बेहतर लिखा करते हैं। हाल में मौजूद दीगर कलमकारों की तरह वो भी मेरे व्हाट्सएप फ्रेंड हैं। एक बार मौसूफ ने मुझे रिजवान रब्बानी सर को दिया गया इंटरव्यू भेजा, जो मौसूफ की बेपनाह जहानत की गमाजी का तवाफ कर रहा था। बस जिस तरह इब्न आदम के अफसाने में अंदाज बयां की कमी महसूस की, ठीक उसी तरह हारून अख्तर साहब के अल्फाज की अदायगी में कमी महसूस करके कई अल्फाज को डायरी में नोट किया और तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी की तस्दीक करके ऑडियो टेप करके भेज दिया। आखिर में मौसूफ की मज़ीद हौसला अफजाई के लिए एक शेर का नजराना भी पेश कर दिया कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़। मजीद ऑडियो करा दिया कि देखिए इस तरह मैं अर्श व फर्श और हदे परवाज़ वगैरह में आयन गैन की अदायगी कर रहा हूँ, को के मैं कभी कभार मुझसे भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में गलतियाँ सरजद हो जाया करती हैं। आप लोगों ने मुझे मौका फराहम किया, उसका बहुत प्रोफेसर रिजवान खान सर की ख्वाहिश भी पूरी हुई। एक तीर से दो शिकार हुए, आम के आम गुठलियों में जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आपका अपना दोस्त इरफान भाई। क्या बात है खान, बहुत अच्छा लगा, बहुत और उनसे दरखास्त करेंगे कि आइंदा भी आपने सदर साहब की ख्वाहिश का एहतराम कर दिया, आइंदा नशिस्तों में सिर्फ किसानों को बर्बाद करें तो बेहतर होगा। आइए इसके बाद हमारे जो दूसरे साहबान
अफसाने के ऊपर कुछ कहना चाहें। और दूसरी बात ये कि इब्न आदम साहब ने वाकई बहुत अच्छा पढ़ा है, अल्फाज को उतार चढ़ाव एक एक लफ्ज़ किया था किस पर जाएंगे। मैं उनकी इस पेशकश कर पे ही उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन जो बात मैं यहाँ पर कहने के लिए आने वाला था उस बात का इजहार जो है नईम सलीम साहब ने कर दिया कि पिछला जो अफसाना इब्न आदम साहब ने अदारे नसरी अदब में पेश किया था उसकी पेशकश और आज की पेशकश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वाकई में इस पेशकश पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि इससे पहले भी मैंने कहा कि अफसाने के नमूद और नुकात उतना मुझको नहीं समझते हैं, मगर एक सामी की हैसियत से मुझको बड़ा भला महसूस हुआ और मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप लिखते रहें और इसी तरह से पेशकश में निखार लाते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इब्न आदम सर ने अच्छा अफसाना यहाँ पर पेश किया, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी अमीक नज़री की दाद देता हूँ। इस तरीके से उन्होंने सिंध नाजुक के जज्बात को, उसकी नफ्सियात को यहाँ पर बयान किया है। एक चीज़ उन्होंने कही है कि बेहोशी के दौरे पड़ते हैं उस पर, तो ये जो चीज़ होती है ये जिनसी तिश्नगी की अलामत हुआ करती है, जहाँ तक मेरी मालूमात है। और फिर उसके इलाज के लिए जो दौरे पड़ते हैं तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ जगहों के चक्कर लगाए जाते हैं। इसका उन्होंने यहाँ पर अपने अफसाने में जुर्रत के साथ में इजहार किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी नज़र है नफ्सियात पर और अपने समाज और माशरे पर। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बयान की है कि सब्ज़ रंग का आसमान, बाकी के जो रंग हैं वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि सब्ज़ रंग का आसमान कभी होता है। तो अगर इसको होता है तो वो बाकी रखें और अगर नहीं होता है तो उसमें कुछ तब्दीली करके कोई और रंग बताया जा सकता है, क्योंकि औरतों के लिए रंगों का बड़ा ज़ख़ीरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अफसाना जब शुरू हुआ इस हिस्से तक मुझे ऐसा लगा, मैंने दार्जिलिंग में एक नावल पढ़ा था, वाली साहब ने मुझे ला कर खान का नाम से नावल का मतलब उनकी नजर शायद तर्जुमा किया था, तो वो उनकी रस्मी आवाज़ में नावल पढ़ा था। तो मुझे उस नावल की याद आ गया। शायद इस अफसाने का जो मरकजी ख्याल है तो वो खैर और शर की जंग के दरमियान जो उसके ताने बाने बुने गए, लेकिन फिर इस अफसाने से जो है वो ऐसा लगता है कि अब मरकजी ख्याल कुछ और जब मैंने उसे थामने की और उसे समझने की कोशिश की तो अफसाना अपने इस्लाम तक आया और जो आखिर की 3-4 सतरें हैं अफसाने के इस्लाम की, तो वहाँ से एक तीसरा मुझे मरकजी ख्याल जो वो नज़र आया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया कि कहीं ना कहीं कुछ मरकजी ख्याल में या उसके जो है बिखराव सा नज़र आता है, या अफसाना निगार के जहन में वो हो सकता है बिल्कुल वाज़ेह होगा, लेकिन उसकी तरसीब जो है वो कारिन तक नहीं हो पाई। ज़बान बयान बहुत उम्दा है और उन्होंने अच्छी उलट भी की अफसाने की, यकीनन उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन बस इसी ख्याल में उलझ कर रह गया, उस नुक्ते तक पहुँच नहीं पाया। इंशाअल्लाह इकबाल बरकी सर का तंज़िया मौजूद है, शायद उससे कुछ समझने की राह मिली। मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नूरुद्दीन नूर सर। मैं सबसे पहले तो इस अफसाने की भिन्नत और इसकी ज़बान, जुमले और
तराकीब अल्फाज पर इब्न आदम साहब को बहुत बहुत मुबारक। बाद इसके कि सुनने और पढ़ने दोनों चीज़ों के बाद मुझे जो चीज़ समझ में आई है इस अफसाने में कि कुछ अलामतों के ज़रिए दुनिया की बेसवाती और इंसान की जो हकीकत है जिसे हम जिबिलत इंसानी कहते हैं उसकी वजाहत करने की कोशिश की गई। एक जगह मरकज़ी ख्याल में नज़र आता है कि उन्होंने दुनिया का जो एक उसूल है कि हमें किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है, हम उसके लिए तगोदाव करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो उसकी अहमियत वैसी नहीं रह जाती जैसी वो तड़प पहले थी उसे पाने के लिए। और फिर धीरे धीरे जब वो अहमियत ख़त्म होती है तो वो जो चीज़ हमें मिली होती है उस चीज़ को भी इस चीज़ का एहसास होता है। तो वो एहसास उन्होंने उस लड़की के किरदार से उसकी वजाहत की है। एक अलामत मुझे बड़ी अच्छी लगी जो उन्होंने बताई है, कीड़े। कीड़े मुझे ऐसा महसूस होता है कि समाज के वो अनासिर हैं जो समाज को नुकसान पहुंचा रहे, हर तरह दीमक की तरह चाट रहे हैं, हर जगह जो तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें हशरातुल अर्ज़ के तौर पर उन्होंने पेश किया यहाँ पर। लेकिन वही एक तशनगी रह गई कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। बातें बड़ी अच्छी थी, लेकिन एक जो जिसको बोलते हैं वहदत ख़याल वो इस अफसाने में मुझे नज़र नहीं आती। शायद मैं समझ न सका या फिर वो दो मुख्तलिफ ख्यालों पर बात मबनी हुई। बहरकैफ जो कुछ भी तहरीर मुझे बड़ी प्यारी लगी क्योंकि उसमें जिस तरीके से तहरीर का बहाव है वो काफ़ी अच्छा है। दो लोगों की यहाँ पर आपस में जो कशमकश बताई गई है उसमें एक ज्ञानी है, वो ज्ञानी था लेकिन बाद में ज्ञानी न रहा, क्योंकि जब उसे देवताओं ने एक तोहफा पेश किया तो वो उतना ज्ञानी न रहा और वो नौजवान जो एक मटर गश्त है वो उसके ज्ञान में भारी हो गया। इस अफसाने का दूसरा किरदार है तो उस पर हावी नजर आता है। इस तरीके से यानी एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि इंसान कितना भी बड़ा इल्म वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर वो नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागता है तो उसका इल्म कहीं परे चला जाता है। तो ये चीज़ भी उसमें समझ में आती है। ऐसे बहुत सारी जो तो अलामत, बहुत सारे फलसफे जो चीज़ें पेश किए गए हैं। मैं एक बार फिर इब्न आदम साहब को बहुत बहुत अच्छे नूरुद्दीन सर, आपने अफसाने के मुताबिक कुछ बातें बतलाई और कोई साहब अगर फैसला करना चाहें, वरना फिर हम डॉक्टर इकबाल बरकी साहब को जहमत देंगे कि अपना नज़रिया पेश करेंगे। आइए सर, आइए सर, लेकिन उसके बाद आया तौर पर देख रहा था सवाल क्या है। शुरू में दो किरदार हैं, एक ज्ञानी किरदार है और सिर्फ सवालात यहाँ पर पेश किए गए हैं और उसकी तमहीद है। इन तमाम सवालात में सिर्फ एक बात है, जितने भी सवालात यहाँ पर कायम किए गए हैं, काश ज़मीन जाती, काश जगह के साथ काश बाहर होने लगते, और वो ज्ञानी से पूछते ये सब क्यों नहीं हो रहा है। वहाँ पर इब्तिदा के बाद जो है जब आगे बढ़ता है तो वो ये कहता है ज्ञानी कि मुझको मंजिल मिली मगर मंजिल नहीं मिली। क्यों? वो कहता है कि नारी जब मिलती है अधूरेपन को खत्म कर देती है। अफसाना और आगे बढ़ता है तो फिर लिखा है कि मन की भूख में जाने से तन की भूख नहीं मिलती। ये पूरा तसलसल चलता है एक सवाल का। अब पहले ये बयान किया गया कि ज्ञानी ज्ञान हासिल करता है, उसको मन की भूख मिल जाती है, लेकिन तन की भूख जब जागती है और उसका इम्तिहान होता है, पता लगा तन की भूख मन की भूख पर गालिब आ जाती है। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि ज्ञानी ने कहा पहाड़ नारी के नर्म नाजुक जो हाथ है और उसका जो स्वभाव है वो ज्ञानी को मुकम्मल कर देता है। फिर आगे जब कहानी आगे बढ़ती है, ये सवाल के निशान जारी है, हैरत जारी है। मैं पढ़ रहा था, मैंने सर उठाए पहाड़ों को उन्हें भी घुन लगते देखा। ये पूरा ज्ञानी की तरफ इशारा है कि पहाड़ अपनी जगह से टल जाते हैं, उन्हें घुन लग जाता है। कि ऐसे देखा जाए पहाड़ में घुन नहीं लगती, लेकिन ये अफसाना है पहाड़ का नाम।
और पहाड़ों को घूम लगना ये है कि बड़ी बड़ी इमारतें भी ढह जाती हैं, बड़े बड़े हसीन बिस्तर अंदर से खोखले हो जाती हैं, कि ज्ञानी की तरफ इशारा है। फिर ज्ञानी दूसरी बात पेश करता है, उससे पहले दुनिया भर के सवालात यहाँ पर बीच में दरमियान फिर आ जाते हैं। दुनिया की अनोखी लज्जतें हैं, असली भूख के मारे छोटे छोटे कीड़े हैं जिसकी तरफ मुमकिन सब इशारा है। फिर हर सुबह रात में ढल जाती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि फिर सवाल इंसान को आता है, ये क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है। आगे के बाद जो है दोबारा जब वरक पलटता है अफसाने का, हमको एक नई बात दी जाती है। ज्ञानी उसको समझाता है कि बालक जवानी के बाद बुढ़ापा है, हड्डियाँ कमजोर होती हैं, सवाल आना है। आगे इसने के बाद वो औरत बोलती कि अब मेरा अधूरापन खत्म नहीं हो जाने के साथ, और रंग रंगी के साथ चली जाती है। वो सोचती है कि मेरा अधूरापन कब खत्म हो। ये अधूरेपन की जो दास्तान शुरू से चली आ रही है, यहाँ आकर शदीद हो जाती है। यानी उसको पूरी मोहब्बत देता है, पूरा साथ देता है और उसके साथ निभाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने ढंग से दुनिया देखना चाहती है, अपने ढंग से लज्जत कशीद करना चाहती है, और उसको समझ में आता है ये ज्ञानी से ज़्यादा लज्जत उनको रंग रंगी में मिल रही है। अब ये जब ज्ञानी की बात होगी और पिछले ज्ञानी की दो ज्ञानी यहाँ पर, पहले ज्ञानी की बात चलती है, ये ज्ञानी दूसरा ज्ञानी आता है, और यहाँ पर जो है पूरा आगे का दास्तान बाबा मैं समझता हूँ कि ज्ञानी से इजाज़त ना दी होगी। यहाँ से जब इख्तिताम की तरफ अफसाना आता है तो पता लगता है कि सब एक दूसरे पर बिल्कुल जुल्म कर रहे हैं, सब एक दूसरे को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के पीछे धोखा दे रहे हैं। छोटे छोटे कीड़े तक बड़ी बड़ी चीज़ों को चाट जाते हैं। गोश्त, हड्डी, लकड़ी, पत्थर ये अलामतें हैं, यानी जी शऊर, गैर सी शऊर, और ऐसी चीज़ें जो जिंदा हैं, जो जिंदा नहीं है, वो तमाम चीज़ें खत्म हो रही हैं, वक्त के साथ बदल रही हैं। फिर जब तमाम सवालात मुकम्मल होते हैं तो ये मैं अपना भी वापस कहता है। मटर गश्त को अचानक ख्याल है, यहाँ पर वो मटर गश्त भी वापस बताता है, जो बहुत घूम फिर कर यहाँ आया है कि किस्से का ज्ञानी ये वही ज्ञानी तो नहीं है जो पहले किस्से में ज्ञानी था। वही ज्ञानी वापस लौट कर आता है और बहुत बड़ा सवालिया निशान कारी के सामने खड़ा करता है, और इतनी गंभीरता रहती है। इस बार ज्ञानी अपना सर झुकाए कुछ सोच रहे हैं, और जब नजरें उठाए तो आंखें नम थी। ये असल पॉइंट है, ये पूरा निचोड़ है सवालात का। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ बालक तुम ठीक कहते हो, जुल्म के जुल्म है, जुल्म की जुल्म, हम इससे इत्तेफाक करें ना करें। अफसाने निगार ये बताना चाहता है कि आदमी अपनी ख्वाहिशात की तकलीफ के लिए, अपने आप को मुकम्मल करने के लिए हमेशा दूसरों को धोखा देते आया अपने जुल्म, और यही चलते आया है। इसीलिए वो तारीफ चाहता है। ये जो भटक रहा है ना, ये यहाँ का इब्तिदा नहीं है कहानी की उससे पीछे चल रही है। वो भटक है मटर गश्त, इसलिए भटक गए सवाल के जवाब में, क्योंकि यहाँ से वो पूरा है कि उसने गोते लगाए समंदर। यहाँ पर अभी इरफान भाई बोल रहे थे वो ऐसे जुमला होना चाहिए, ऐसे जुमला होना चाहिए। जुमले की बुनत बनाती है कि अब कहानी किधर जा रही है। ये कोई मजमून बच्चों का नहीं है कि उसको जुमला दुरुस्त करते बैठेंगे। आप ये देखिए कि अफसाने निगार उन जुमलों में क्या बोलना चाहता है। वो छोटे छोटे जुमले जो तो सिर्फ जुमले नहीं है, वो साबिका से अफसाने को जोड़ रहे हैं। अफसाना जहाँ शुरू हुआ है पता लगा वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, उससे पहले कुछ बातें हैं, और ये सब सवालात उसके मन में है। और दुख भरी आवाज़ से जो ये उसने सवालात जब ये वहाँ से शुरू होता है तो उसको ज्ञानी देता है, बालक घबराओ मत, मैं अभी करूँगा। लेकिन पता लगता है ज्ञानी खुद बालक की बातों से तारीफ करता है कि आप जो कहते हैं वही दुरुस्त है, और यूं ही दुनिया में होता आया है, और शायद यूं ही होता रहेगा। या दानियार ये चाहता है या यूं ही चलता रहेगा। लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए लोगों के साथ धोखा करते रहेंगे, जुल्म करते रहेंगे। ये अफसाने का मैंने जो नतीजा समझा है, जो तज़किया समझा है, आप लोगों के सामने पेश किया। आप लोग उसकी तारीफ भी कर सकते हैं, उसके मुखालफत में भी मत अपनी
हाज़रीन मजलिस, बहुत अच्छा हमारे साथी ने बड़ी बारीकी से उसका तज़किया करने की और ख़ुद किसी नतीजे तक पहुँचने की कोशिश की। मैं नहीं जानता कि वो खुद भी किसी नतीजे तक पहुँचे है कि नहीं पहुँचे। ऐसा लगता था उनकी बातों से वो पहुँच गए, वरना अब्दाल सर ने इब्तिदा में जिस चीज़ का इशारा किया था वो अपनी जगह कायम है। सिर्फ एक तासुर जो मुझे इससे मिला, देखिए मैं इब्न आदम को आप जानते हैं, दास्तानवी अंदाज उनकी नस्ल में हुआ करता है। इसमें भी दास्तानी अंदाज उन्होंने इख्तियार किया है। ज़बान अच्छी है, बयान अच्छा है, एहतियात से लिखा है उन्होंने। शायद हम बहुत से जुमलों का मतलब नहीं बता सकें, ऐसा भी हो सकता है कि हम नहीं बता सकें, लेकिन इस पूरे अफसाने से एक तासुर तो जरूर मिलता है ना कि किस तरह मादी दुनिया में और रूहानी दुनिया में, दोनों दुनियाओं में किस तरह जो है मुसलसल जारी और सारी। हमारे इसाक खिज़र थे, उन्होंने अपने मजमूए का, शेरी मजमूए का नाम तशनगी रखते सफर रखा। ये अफसाना मुझे उसी सिमत ले जा रहा है। दुनिया में हर शख्स अपनी प्यास बुझाने, अपने आप को तसल्ली देने, इत्मीनान हासिल करने और ये समझ लीजिए कि ज्ञान हासिल करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। हर शख्स वो समझता है कि मुझे इससे तसल्ली हो जाएगी, मुझसे तो होने वाला कुछ नहीं है, और वो तशनगी लेकर इस दुनिया से जाने वाला है। मुझे सिर्फ एक आप बताइए, इब्न आदम साहब से बराए रास्त मैं सवाल समझना चाहूँगा, सवाल नहीं करना है मुझे, मैं समझना चाहता हूँ। ज्ञानी मर्द है, औरत तो रंग रलिया के साथ चली गई, ये मर्द किसके साथ गया? ये मर्द कहीं नहीं है। इस अफसाने में, इस कहानी में औरत की खुलेआम तस्लील की जा रही है, ऐसा मैंने तस्वुर एक मुझे मिलता है। ऐसा लगता है कि उसे ये तासुर मिलता है। वो औरत रंग रलिया के साथ भागती है, मुकम्मल नहीं होती, ये उसको अपना जुल्म मानता है कि वो चले गए। कमजोरी होगी उसके अंदर, कोई कमजोरी है, क्या बोला जाए उसको। लेकिन ये जो चीज मुझे लगती है, अगर ये भी गुमराह होता, इसने क्या धोखा दिया, ज्ञानी ने क्या धोखा दिया, मुझे नहीं मालूम। अगर कोई इशारा कर सके तो मैं उससे भी सुनना चाहूँगा कि ज्ञानी ने क्या इशारा दिया, इस कहानी क्या इशारा दिया का मतलब, तो क्या धोखा दिया, क्या फरेब किया उसने, मैं जानना चाहूँगा। औरत तो बहकावे में आ गई थी, पहले भी आई थी इब्तिदा में, हजरत आदम के वक्त में भी आई थी, वही तारीफ फिर दोहरा दी गई, फिर औरत पे इल्ज़ाम रख दिया गया। हम लोग क्यों अपने आप को इतना जल्दी से महफूज कर लेते हैं, चारों तरफ बाढ़ लगाकर? हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम लोग बहुत सीधे हैं, बहुत शरीफ हैं, पाकबाज हैं, परहेजगार हैं, हर आदमी ऐसे ही होता है। ये जो सिलसिला चल रहा है, या तो आप बैलेंस कीजिए, या तो बताइए कि कमजोरियां दोनों तरफ पाई जाती हैं। ऐसा जो भी तासुर मुझे इस अफसाने से मिला वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी मैं खुद किसी नतीजे तक नहीं पहुँचा हूँ, इसलिए जब पहुँच जाऊँगा तो उसके बाद एक दफ़ा फिर बोलूँगा। शुक्रिया। सर एक बात, ज्ञानी जो है पहले रूहानी दुनिया में रहता है और उसकी तकमील तकरीबन हो जाती है, ज्ञानी बहुत मरतबे में पहुँच जाता है, उसका इम्तिहान मिलता है और वो अपनी रूहानी दुनिया छोड़कर मादी दुनिया पे लपट जाता है। वो जैसे औरत इसको छोड़कर भाग जाती है, वो अपनी रूहानी दुनिया छोड़कर भाग जाता है। यहाँ भी तो उसने अपने आप को ही धोखा दिया है। बहुत सही है, वो खुद धोखे बात उसको बताना बहुत करीब जा रहे थे आप नहीं साहब। मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी होती है, तो बंदी गाय को करते हैं, बेइंतहा खुशी होती है। देखिए लईक साहब के अफसानों पर गौर करने का जो अंदाज है वो आप समझ रहे हैं, मुझे ये बहुत ही इत्मीनान बख्श मालूम है।
हर पहलू से उसको गौर करना चाहिए। और ये कि वो मुझे जवाब देने के लिए नहीं खड़े हुए थे, बल्कि उन्होंने मुझे इशारा किया कि ये भी तो कोई धोखा नहीं है मेरे साथ, बात समझिए। औरत ने उसको धोखा दिया, इसने औरत को क्या दिया? रूहानियत को धोखा दिया। और रूहानियत कोई जिंदा जावेद चीज नहीं है, वो इंसानी जिंदगी में वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप गुफ्तगू कर सकें। वो एक माहौल है, एक सेंस है, रूहानियत एक एहसास है। तो आप उस एहसास से वो यहाँ पर आया, उसको किसने बहकाया है? किसके फिराक लफ्ज बड़ा जामे लफ्ज है, किसके फिराक में इधर आया? फिर वही औरत, यहाँ भी उसके बहकावे का इल्जाम फिर उसी औरत पे रख दिया गया। ये समझिए लेकिन साहब जी, तो ये मैं जो देख रहा हूँ इब्ने आदम के इस अफसाने में खुले तौर पर यकतरफा बात की गई है, और ज़्यादा अच्छे अंदाज से भी हम इसको ज़्यादा बारीकी से इसका तज्जिया कर सकते हैं। बहुत से जुमले हमने छोड़ दिए, सिर्फ एक गलती आपने बता दूँ उसमें, आपने रंग के सब्ज रंग सुर्ख रंग लिखा, उसके साथ बनफशा रंग। बनफशा रंग नहीं होता, रंग बनफशा ही होता है, इसलिए उसको दुरुस्त कर लें। शुक्रिया। इब्ने आदम साहब ने पेश किया। अब आसिफ सुबानी साहब भी कहना चाहते हैं। यहाँ पर जिन लोगों ने भी मजमून के ऊपर तबसरा किया, तजिया किया, मैं समझता हूँ तकरीबन कोई मुतमईन नहीं। तो बेहतर ये होगा कि इब्ने आदम अलैहिस्सलाम तो वो ही बता सकते हैं कि आसिफ को वोट किया या इस अखाड़े में क्या पेश करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ तमाम लोगों की जो तशरीह है, ये जो लोग नहीं समझ पा रहे, जो लोग नहीं पहुँच पा रहे, वो लोग शायद पहुँच जाए। सर इकबाल वर्दी सर ने तबसरा लिखा है, मतलब पेश करेंगे नहीं? वो आसिफ साहब जो कहना चाहते हैं वो मैं समझ रहा हूँ। एक तख्लीक जो होती है आसिफ साहब, आप तो तख्लीककार हैं, कभी कभी ऐसा होता है जितने मानी गालिब के कलाम में आज निकाले जा रहे हैं खुद गालिब को भी मालूम नहीं थे। एक शायर या तख्लीककार बोल लीजिए आप, उसमें शायर, मुसव्विर, अदीब, ड्रामा निगार सब आ जाते हैं। ये जब कोई चीज़ तख्लीक करने जाते हैं, बहुत सी चीज़ों की वजूहात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो एक फ्लो ऑफ थॉट रहता है, वो बहता रहता है और उसमें ये लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल किया ये नहीं बता सकता, तो यही लफ्ज़ क्यों लिया मैंने। तो ये जो चीज़ है, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ अफसाना निगार पर जुल्म है। तो इसको थोड़ा सा आप इब्ने आदम साहब को माफ़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको आप खुद अच्छे अंदाज में समझ और कोई साहब ये पेश किया है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम नतीजे पर पहुँच जाएंगे। मंटो का खाना था फुंदनी, वो आज भी वैसे ही है, लेकिन मिंटो के हयात में भी उसको नहीं कहा गया कि आप इसकी वजाहत कर दें कि आपने लिखा क्या है। इब्ने आदम का अफसाना तायीन, एक तज्जिया। एक बात का मैं इजहार कर दूं कि आज दो अफसाने जो दोनों यहाँ पेश हुए हैं, उन्वान के लिहाज से मुझको दोनों उन्वान जो है बहुत ज़्यादा गैर अफसानी लगे। इब्ने आदम कसीरुल जहद अहले कलम है, वो शायर, अदीब, मुहक्किक और अफसाना निगार की हैसियत से अपनी शनाख्त कायम कर चुके हैं। उन्होंने अफसाने भी लिखे हैं, हालांकि उनके अफसानों की तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी अफसाने कलमबंद किए हैं वो उन्हें दूसरों से जुदागाना चेहरा अता करते हैं। इसकी वजह गालिबन उनके अफसानों में चलती गहरी फिक्र और फ़लसफ़े की ज़ेरी लहरें हैं, जिनका आहंग कहीं बहुत बुलंद और तेज़ होता है तो कहीं ऐसी सुबुह रवि से गुजर जाती हैं कि कभी कभी कारी उन्हें महसूस भी नहीं कर पाता और उनका काम हो जाता है। ज़ेर नज़र अफसाना उनका ताज़ा तरीन अफसाना है। इसमें भी उनके फ़िक्र फ़लसफ़े के जुगनू रह कर चमक जाते हैं और फिर पस मंज़र में चले जाते हैं।
अफसाने का आगाज इतना पुरकशिश है कि फौरन कारी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उसकी वजह गालिबन उनकी वो अफसानवी ज़बान है जो उनके अफसानों का खासा है। मगर हैरत तो उस वक्त होती है जब उनका ये बयानिया ज़्यादा दूर तक उनका साथ नहीं देता और बहुत जल्द उनका साथ छोड़कर कहीं खो जाता है। इसकी वजह शायद उनके वो असातीरी तलाज़ुमे हैं जिनको बुनियाद बनाकर उन्होंने अफसाने को एक गंभीर और तकद्दुस आमेज़ वज़ा फराहम करने की कोशिश की है। बयानिया के इस तजुर्बे ने अफसाने के ढांचे को भी मजरूह किया है, जिसकी वजह से अक्सर जगहों पर उसकी असर अंगेज़ी अपने आप में तड़प और सिमट कर रह जाती है। मुझे अपनी बेबज़ाती और कममायगी का पूरा एहसास है और मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज में इकरार करता हूँ कि अफसाने की तफहीम से बड़ी हद तक हासिल रहा हूँ। जहाँ तक मैंने अफसाने की जड़ों तक पहुँचने की कोशिश की है, उसकी बुनियाद पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अफसाना जिस्मानियात से शुरू होकर जिनसियात तक पहुँचता है और आखिर में सिन्फ नाजुक की फितरी बेवफाई या उसकी फितरी खुदगर्जी पर भी उसे महमूल किया जा सकता है, क्योंकि अपनी इसी जिबिल्लत की वजह से वो नस्ल नौ की परवरिश भी करती है, पर ख़त्म हो जाता है। और गालिबन यही अफसाने का बुनियादी मौजू भी है। अपने नज़रिए की तायीद में अफसाने के चंद जुमले पेश करूँगा। एक जगह अफसाने निगार यूँ रकम तराज है, वक्त और इल्म के साथ आदमी भी जवान होता है और फिर उसे कोई मिल जाता है जो उसके अधूरेपन को खत्म कर देता है। चंद जुमलों बाद फिर अफसाना ये ऐलान करता हुआ आगे बढ़ता है कि मन की भूख मिट जाने से तन की भूख नहीं मिलती। तब ज्ञानी को मालूम हुआ कि उसे रियाजत की बजाय क्या करना चाहिए। और अगला जुमला, उसने दरख्त काटे, लकड़ियाँ जमा की, उन लकड़ियों के बदले एक बस्ती से अनाज लिया। इस तरह उसने नारी का अधूरापन खत्म किया। मैं थोड़ी देर के लिए सोच रहा था कि वो अनाज लिया या किसी हकीम के यहाँ से। इन अफसानवी और असातीरी जुमलों के दरमियान अफसाना निगार जिन्स के एक फितरी जज्बा और जिस्म की एक फितरी ख्वाहिश के होने का इजहार करता है। अपने इन ख्यालात की तरसील में वो बड़ी हद तक कामयाब है। वो जहाँ कारी को ले जाना चाहता है, कारी वहाँ तक पहुँचता ज़रूर है, लेकिन उस एक खलीज को क्या नाम दिया जाए जो कारी अपने अंदर महसूस करता है। आगे चलकर वो बहुत जल्द अपने बुनियादी मौजू की तरफ लौट आता है। वो कहता है, नारी उस बंदर की तरह होती है जो ज़्यादा मजबूत और सब्ज शाख देकर पहली शाख को छोड़ देता है। पूरा अफसाना इसी एक बुनियादी फिक्र के गिर्द गर्दिश करता है और आखिर में इसी पर ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन अफसाना निगार ने सिर्फ नाजुक के इस चैनल को बहुत वसी और बड़े फ्रेम में रखकर सजाने, देखने और दिखाने की कोशिश की है। औरत की बेवफाई की वजह वो उसकी फितरी जिनसी नाआसूदगी को बताता है। वो कहता है कि दुनिया जहाँ की रंगरलियाँ और लज्जतें इस नारी के अधूरेपन को ख़त्म ना कर सकेंगी। इस नुक्ते नज़र से देखा जाए तो अफसाने का मौजू पामाल नज़र आता है, लेकिन अफसाने की बुनियाद उसे नई जहत अता करती है और जब तक अफसाना ख़त्म नहीं हो जाता, कारी उसे अपने हाथ से नहीं देता। अफसाना निगार नारी की जिनसी नाआसूदगी को मर्दाना समाज पर एक जुल्म गर्दानता है और इसी क्लाइमेक्स पर अफसाना अपने इख्तिताम को भी पहुंचता है। औरत अपनी जिनसी नाआसूदगी या दूसरे अल्फाज में अपनी जिनसी आसूदगी के लिए किसी भी मर्द से बेवफाई कर सकती है और करती है और इस नज़रिए की तायीद किसी ज्ञानी से करवाने का मतलब साफ है कि ज़मीन के मुख्तलिफ खित्तों के उलमा और वहाँ के उलूम ने नारी की फितरत और उसकी जिबिल्लत का अर्करेज़ी से मुशाहिदा और मुतालिया करने के बाद जो नताइज अखज़ किया है, वो इसी मफरूज़े पर मुंतज होता है जिस पर अफसाना निगार ने अपने क्लाइमेक्स की बुनियाद रखी है। मगरिब व मशरिक़ पर मुहित
इस जाविये से देखा जाए तो ज्ञानी की शख्सियत का दायरा फैल कर मगरिब और मशरिक पर मुहित हो जाता है। यही इस अफसाने की जिद्दत है जिसकी वजह से वो पार पा सकता है। अफसाने का आगाज़ बहुत शानदार है। इब्तिदा ही से अफसानवी फुसूकारी का आगाज़ हो जाता है। उसकी बड़ी वजह अफसाने की सहर अंगेज ज़बान है जो बहुत जल्द कारी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। आगाज़ ही से महसूस होने लगता है कि पूरा अफसाना अलामत निगारी की टेक्निक के ज़ेर असर तहरीर किया गया है, लेकिन जो अलामतें बनकर उभरती और खड़ी होने की कोशिश करती हैं वो अभी अच्छी तरह से खड़ी भी नहीं हो पाती कि अपने आप की नफी करती हुई खुद ब खुद ढह जाती हैं। इस तरह अगर अफसाने को इसके बयानिया की इन खामियों के तनाजुर में देखें तो अफसाना नाकामी की तरफ तेज़ी से गामज़न नज़र आता है। इसी तरह बयानिए के चंद तनाकुस, तकासुल और तज़ाद भी अफसाने और उसके मजमूई तासुर को मजरू करते हैं। इसकी वजह शायद ये है कि अफसाना निगार अपने मौजू की तरसील पर सारी कुव्वत सर्फ करता रहा है, क्योंकि उसे बुनियादी तौर पर इसी से सारा सरोकार भी था। शुक्रिया। बहुत अच्छे। अब आइए नशिस्त की आखिरी कड़ी रुपये सदारत। मैं जितने भी तबसरे हो रहा था सर का चेहरा देख रहा था कि कहीं वो बोर तो नहीं हो रहा है, लेकिन हर तबसरे पर सर बाकायदा तवज्जो दे रहे और समझ रहे। अपनी बीच में अंसारी साहब से उनकी गुफ्तगू जारी रही, क्यों ना हो एक ज़बरदस्त। आज के इस अदबी नशिस्त के हमारे मेहमान समीउल्लाह अंसारी साहब, उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इलियास हुसैन सिद्दीकी साहब और हमेशा से अदब के लिए वक्त देने वाले हमारे डॉक्टर इकबाल बरकी साहब, उस्ताद मोहतरम हमारे ज़ैब कुर्सी साहब बैठे हैं और काफ़ी दिनों के बाद में मैं हमारे आसिफ सुबानी साहब को भी देख रहा हूँ, मुसद पेंटर साहब को भी यहाँ पर देख रहा हूँ। और आप लोगों के बीच में हमारे कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट के ये पूना से आए हैं, अभी सिटी कॉलेज में ज्वाइन हुए शरीफ चोगले सर, जो कल्चरल काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी उनका बहुत अच्छा काम है। सर आपके लिए ये शहर पूना से ज़्यादा प्रोडक्टिव है। यहाँ पे ऐसे नशिस्तें, ऐसे प्रोग्राम दिन रात चलते हैं और इंशाल्लाह शायद आप इसमें बहुत मसरूफ़ होंगे और आपको भी बहुत सराहना होगी। काफ़ी अदब नवाज सामने यहाँ पे बैठे हैं। मैं भी पहली मरतबा किसी अदबी महफिल की सदारत कर रही हूँ। हम आज तक जो है समाजी हो या तालीमी है या कभी सियासी है उसके अंदर ही रहते आए हैं, मगर अदब से मेरा ओरिजिनलिटी जो हमारी है, जो हमारे जो ब्लड के अंदर है वो अदब ही है, ओरिजिनलिटी हमारी है वही है। ऐसे खानदान से मैं हूँ जहाँ पे दिन रात सिर्फ अदब की बात होती, दूसरी कोई बात नहीं होती है। तो मैं तो ऐसी फैमिली का आदमी हूँ। काफ़ी अच्छे अफसाने में सुनने में आया, वो हमारे इब्न आदम साहब का ताहिद हो या पेंटर नफीस अहमद साहब का बेइख्तियार हो, काफ़ी अच्छे अफसाने थे। अब लिखना अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है, जो लिख रहा है उसके अंदर काफ़ी काबिलियत है, काफ़ी उसके अंदर खूबियाँ हैं, हमसे ये मानते हैं क्योंकि हमने इतना पढ़े आज तक हमने लिखे नहीं, इसलिए जो लिखता है मैं उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, काफ़ी मैं उनकी इज्जत करता हूँ। काफ़ी अच्छे अफसाने थे पढ़ने के हिसाब से जो मैं सुना, काफ़ी अच्छी नस्र थी, खासतौर से हमारे इब्न आदम साहब की ज़बान भी अच्छी थी, नस्र भी अच्छी थी, पढ़ने में बांध के रखे थे। सबसे अच्छी बात तो वो थी। वालिद साहब बोलते थे, काफ़ी लोग उनके पास आते थे, हमारे वसीम सिद्दीकी साहब भी बैठे हैं, उनको भी मालूम होगा, जब कोई किताब लिखते थे या कोई लोग आते थे उनके इस पर तबसरा करने के लिए वालिद साहब के, तो वालिद साहब अक्सर बोलते थे कि तुम लिखने से पहले काफ़ी मुताला किया करो, काफ़ी किताबें पढ़ा करो, बिना पढ़े तुम लिखते कैसे क्या हो, ये उनकी बात रहती थी हमेशा से और हर किसी को वो बोलते थे। मुझे याद है वो मुखी मसद ब्याली साहब के बाद कि उनकी किताबें लेके आते तो उनके लिए ज़ोया अंसारी साहब ने बोले थे, मुखी मसद ब्याली साहब को वालिद साहब की जब साथ में थे, वालिद साहब सुनाते हैं कि तुम्हारी खाट अच्छी है, उसकी झोल है काट में, उसकी नाल खींचना पड़ेगा। तो ये जो मैं सुन रहा था अफसाने का ख्याल अच्छा था, अफसाने की ज़बान अच्छी थी, मगर उसकी नाल थोड़ा सा खाट की नाल खींचना पड़ेगा, जब खाट से होंगे तो कई बातें इसके अंदर आई है ना कि जिसको हमने बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जैसे कि डिग्री जला दिया गया है, ये तो कोई बात ही नहीं। हम जिस फैमिली से है या जिस
पेशे से वाबस्ता है या जिस मज़हब से है, उसके अंदर पहली अव्वलियत भी है, लेकिन तालीम के लिए दी गई है। हमको इसको बढ़ावा देने, नौजवानों को तालीम से दूर हो, इससे तो गलत मैसेज जाएगा। तालीम से दुनिया को बदलना है। एक बच्चे की जान के लिए तालीम छोड़ देंगे, ये तो उसका आइडिया ही मेरे ऊपर है। ये ठीक है, तनकीद होना चाहिए, तनकीद के बिना सुधार नहीं आता, और जो तनकीद नहीं कर रहा है वो मुनाफिक ऐसा बोला जाता है। तो तनकीद तो होना चाहिए, तनकीद सुनना चाहिए। जब तक तनकीद नहीं होगी तुमको तुम्हारी प्लेस नहीं मिलेंगे, और लोग जो तनकीद नहीं कर रहे वो तुम्हारे दुश्मन है, ऐसा बोला जाता है। और मैं तो उम्मीद कर रहा था कि हमारे जेल पीछे साहब भी कुछ तनकीद करेंगे और कुछ बोलेंगे, मगर क्यों खामोश बैठे थे। आज अच्छे मुशायरे में मेरे अच्छे महफिल में मुझे समझ में नहीं आया। इंशाल्लाह आगे से आपकी भी तनकीद सुनना चाहूँगा सर मैं। काफ़ी अच्छी बातें दी, हमारे आदम साहब की बातें दी, कुछ बातें नौजवानों को तालीम से दूर हो, इससे तो गलत मैसेज आएगा। तालीम से दुनिया को बदलना है। एक बच्चे की जान के लिए तालीम छोड़ देंगे, ये तो उसका आइडिया ही ये ठीक है, तनकीद होना चाहिए, तनकीद के बिना सुधार नहीं आता, और जो तनकीद नहीं कर रहा है वो मुनाफिक ऐसा बोला जाता है। तो तनकीद तो होना चाहिए, तनकीद सुनना चाहिए। जब तक तनकीद नहीं होगी तुमको तुम्हारी प्लेस नहीं मिलेंगे, और लोग जो तनकीद नहीं करेंगे वो तुम्हारे दुश्मन है, ऐसा बोला जाता है। और मैं तो उम्मीद कर रहा था कि हमारे जेल पीछे साहब के कुछ तनकीद करेंगे और कुछ बोलेंगे, मगर क्यों खामोश बैठे थे। आज अच्छे मुशायरे में अच्छे महफिल में मुझे समझ में नहीं आया। इंशाल्लाह आगे से आपके भी तनकीद सुनना चाहूँगा सर मैं। काफ़ी अच्छी बातें दी, हमारे आदम साहब की बातें दी, कुछ बातें यूनिवर्सिटियों के हो तो कोई बातें नहीं। औरत के नाजुक हाथ से निवाला सबको अच्छा लगता है, वो काय कर भी नहीं, एकदम फाइट बात है, अच्छी बात है वो। और तन की मन के भूख से तन की भूखने में एकदम दुनियावी हकीकत है। नेपोलियन ने झूठा है, आर्मी रन ऑन देयर स्टमक, फौज जो है पेट से लगती है। तो ये तो एकदम सही बात है। हमने तो ये सिखाया गया जिस तरह गैर शरीर जिंदगी का हमारा पास तस्वर ही नहीं है, उसकी हमारे लिए तो दुनियावी भी है, मादी भी है, हर चीज़ हमको लगती है, एकदम अच्छी बात है। एक बात मेरे समझ में नहीं है कि जवानी हर खुशी नहीं दे सकती और बुढ़ापा हर चीज़ को नहीं मान सकता। तो जवानी जब खुशी नहीं देंगे तो क्या करेंगे? जवानी तो देंगे खुशी, जवानी ही खुशी देंगे और क्या करेंगे? यूथ कैन मूव द माउंटेन, जवान जो पहाड़ को बदल देते हैं, ये बोले। हमारे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने बोले कि जब माजी रोशन लगे और मुस्तकबिल अंधेरा लगे तो समझ जाना बुढ़ापा आ गया। ये बातें काफ़ी अच्छी महफिल है, काफ़ी अच्छा लगा। और ये महफिल और ये ऐसे बात आप लोगों के बिल्कुल शहरियान की हमारी पहचान है, काफ़ी लोगों से काफ़ी दिनों बाद देखी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सिटी कॉलेज का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हमेशा से खुला है। खास तौर से इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करूँगा हमारे उर्दू डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मोबिन नजीर सर को, जो जिनकी मेहनत से जिनकी मेहनत है वो बेचारे लगे रहते हैं, प्रेस का हो कि इसका हो, दिन रात उसकी मेहनत करके ये तो आखिरी कड़ी देखते हैं, मतलब हफ्ते भर से महीने भर से इसके अंदर लगे रहते हैं और इनकी बदौलत ये हो रहा है। और हम चाहेंगे कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। हमारे ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जो सिटी कॉलेज का, उसके थ्रू ये इसके कॉम्बिनेशन के अब उर्दू अदब से हो रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि 50 साल हो गया है हमारे सिटी कॉलेज को भी। हमको इसके अंदर बड़े जश्न भी करना है। हमारे इमरान सर से बात भी हुई थी, अफजाद सर से, इसमें हमको ये हमारा 50 ईयर सिटी कॉलेज के 71 से 21 तक का, इसके अंदर हमको बड़ा प्रोग्राम भी किसी करना है। मशवरा करके हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे मशवरा करके हम करेंगे। और सिटी कॉलेज में शहरियात को बहुत दी है, खासतौर से अदब के लिए, उनके हर चीज़ के लिए। यहाँ पे जितने भी टीचर हो के वकला हो के सब हमारे पास के स्टूडेंट के चार्टर अकाउंटेंट हो, काफ़ी लोगों का मैं देखा हूँ 50 साल में। और सिटी कॉलेज से मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में 50 में 35 साल को मैं ही याद है गया हूँ। मैं यहीं पढ़ा हूँ 11वीं से, यही बाद में बड़ा हिस्सा मैं सर्विस का भी यहीं दिया हूँ। और 11th के पहले भी जब मैं नंबर 1 में पढ़ता था, वालिद साहब के साथ ये आता था, इनके साथ जाता था। यहाँ की गैलरी में हम स्कूल में जब भी देखते थे, हमारे आसिफ चौहानी साहब को ड्रामे करके भी हम स्कूल के टाइम से देखते आए। और हमारी तो पहचान हमारा सिटी कॉलेज के बिना नहीं है। इतने मानव से हम सजाद से हो गए, अब रिहाई मिलेंगे तो मर जाएंगे।
ऐसी बात है हमारे लिए तो सिटी कॉलेज के बिना तो हमारी आइडेंटिटी और पहचान नहीं है। तो ये बात है और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काफी लोगों के आवाज जो है डिस्टर्ब करती है, सायरन वगैरह। काफी लोग मुझसे इस ताल्लुक से कॉन्टेक्ट में हैं कि हम सामने लिखते हैं हमारे महबूब फोटो स्टूडियो में लोग रवा साहब खंडार वाले साहब से अफसाना है। मैं उनको बोला भी कि आप मोहित सर से आप कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ बैठ के आदमी महफिल में बैठ के आदमी बातें होगी, अच्छी कोई बात सुन के, अच्छी कोई नज़र, अच्छी जबान सुन के, और सबसे अच्छा कि हमारे उस्ताद मोहतरम के गुफ्तगू सुन के काफ़ी अच्छे तरीके हमारे एक बात वर्की सर की भी सुनी गई है। हमारे लड़के सर बहुत दिनों बाद अच्छा सुनने में आया आपका भी। आप लोगों से फिर गुजारिश करूँगा कि हर महीने की जिस तरह होती है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर हिस्सा करें। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसी के फज़ल से, उसी की तौफीक से ये महफिल मुनक़िद हुई और यहाँ पर जो हमारी आज की मजलिस के सदर हैं प्रोफेसर रिजवान खान सर, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मजलिस को सजाने में, उसको रौनक बख्शने में सर का ताउन हमेशा से रहा है। और आज सर तशरीफ़ लाए वक्त पर और इस नशिस्त को जो है रौनक बख्शी, मैं सर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ना सिर्फ सर ने इस प्रोग्राम में रौनक बढ़ाई बल्कि प्रोग्राम के तमाम तर इंतजाम करने के बाद सर जो है कॉलेज से गए हैं, इसलिए मैं दिल की गहराइयों से सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बैनर जो आप देख रहे हैं, नीचे जो बैनर लगा हुआ है, यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम है, लाइट है, ये स्पीकर है जिससे मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो ये सब जो है रिजवान खान सर की कोशिशों का, उनकी काविशों का समरा है। मैं आप तमाम हाज़रीन की जानिब से भी सर का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सर का ये ताउन जो है वो हमेशा बरकरार रहेगा और शहर में उर्दू अदब की और अदब व सकाफ़त की जो फ़िज़ा है वो बढ़ेगी। जिस तरीके से सिटी कॉलेज की शनाख्त रही है, उसकी सकाफ़ती सरगर्मियाँ वो दौर फिर से वापस आएगा। रिजवान खान सर उसके लिए कोशां हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है उन्हें कामयाबी अता करे और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ एक वक्त में सिटी कॉलेज की शनाख्त रही हैं वो वापस से हो। कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ में स्पोर्ट्स की भी सरगर्मियाँ सर जारी रखे हुए हैं। इसी तरीके से आज के हमारे मेहमान मोहतरम समीउल्लाह अंसारी साहब, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अंजुमन मुहिब्बान अदब जब एक छोटा सा पौधा था उस वक्त से उसकी आबियारी आप कर रहे हैं और आज वो एक तनावर दरख्त की शक्ल में आपके सामने है। इसी तरीके से हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी सर, उनकी भी खिदमत और उनकी रहनुमाई भी रोज़े रोशन की तरह बयां है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो कलमकारान ने यहाँ पर अपनी तख्लीक़ात को पेश किया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और तज्ज़िया निगारान डॉक्टर इकबाल बर्की सर और ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब ने भी नहायत अरफरेज़ी के साथ और गैर जानिबदारी से जो तज्ज़िया यहाँ पर पेश किया है, मैं सिटी कॉलेज की जानिब से, अंजुमन मुहिब्बान अदब की जानिब से उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम अदब नवाज शायकीन का, सामईन का, तबसरा निगारों का और यहाँ निज़ामत करने वाले हमारे नईम सलीम सर का, रिजवान रब्बानी सर का, प्रोफेसर अब्दुल्ला मास सर का और ख़ास तौर से हमारे प्रोफेसर शरीफ चोगले सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बहुत दूर से आए हैं और उनको बहुत दूर अभी जाना है। वो रहते हैं एक्चुअली सोए गाँव में। हम लोगों ने उनसे कहा था कि सर आप आइए, हम लोग आपको पहुंचाने के लिए जाएंगे। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए सदर मजलिस की इजाज़त से आज की इस नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।